ओके सो अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर अपना मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अपना सबसे पहला जो मॉड्यूल आता है वो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इससे पहले इसके पीछे की थोड़ी कहानी जान लेते हैं, है ना। तो देखो इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था वेव ऑप्टिक्स के अंदर कि आपकी जो लाइट है वो एक वेव है। अब पॉज करके याद करो कि यार ऐसा आपको क्यों लगा कि लाइट एक वेव है, उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो आपने ये देखा कि आपकी जब लाइट को एक डबल स्लिट के थ्रू पास किया जाता है आपके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, है ना, याद करो YDAC बताया था। ठीक है, YDAC के अंदर आपको जब लाइट पास कराई जाती है तो हमने देखा एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, सॉरी एक फ्रिंजेस का पैटर्न बनता है। और फ्रिंजेस का पैटर्न कौन देती है? वेव्स, है ना। तो क्लियरली एक प्रूफ मिल रहा है कि आपकी जो लाइट है वो एक वेव है। लेकिन यार फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, करते रहते उनका यही काम है, एक्सपेरिमेंट किए और उनको ये चीज ऑब्जर्व हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच इज अ प्रूफ दैट आपकी जो लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर की है। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक भीड़ मच गई, एक हो गया झगड़ा, हो गया दंगा हो गया कि भाई लाइट वेव है या पार्टिकल है ना। अब इसका एग्जैक्ट कंक्लूजन क्या है यार, वो तो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है और आप इसी एक वीडियो के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा समझ जाओगे, है ना। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यार अगर आपके पास सर्टेन मेटल्स होते हैं ना, सर्टेन मेटल्स होते हैं, इनके ऊपर अगर लाइट गिरती है, ठीक है, फोटॉन्स आपके गिर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर से आपका करंट जनरेट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, सॉरी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन इज बेसिकली चार्ज का एमिशन विच इज करंट, तो इसे मैंने करंट बोला है, बट यहाँ पे अपन ये समझते कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नथिंग बट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन एप्लीकेशन ऑफ लाइट टू अ मेटल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक डेफिनेशन। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या एग्जैक्टली था वो मैं बता देता हूँ फटाफट से। तो इसमें क्या किया गया, एक इस तरह की ट्यूब ली गई और यहाँ पे कैथोड है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी एनोड है, ठीक है, कैथोड और एनोड। और यहाँ पे अपन एक इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी, यहाँ पे आपका नेगेटिव वाला टर्मिनल, सॉरी हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपका सर्किट है, यहाँ बैटरी है, यहाँ एमीटर वगैरह है। तो क्या किया गया, यहाँ पे इन्होंने लाइट शाइन करवाई, ठीक है, कुछ भी टॉर्च ले लिया, जो भी है, मतलब बेसिकली लाइट, विजिबल लाइट। ओके, लाइट इन्होंने यहाँ पे शाइन करवाई, तो इस एमीटर के अंदर रीडिंग देखी गई कि हाँ यार करंट आ रहा है इसके अंदर, है ना। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है। तो इसको अपन थोड़ा बहुत समझते हैं बेस्ड ऑन अपन अब तक क्या पढ़ा। अपन ने अब तक क्या पढ़ा कि यार आपके फोटो इलेक्ट्रिक मेटेरियल्स जो होंगे उनके ऊपर अगर आपकी लाइट किसी भी तरह से आएगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, हमने ये देखा अब तक। अब केवल इसी इन्फॉर्मेशन को देख के मैं तुम्हें बताता हूँ कि एमीटर में रीडिंग क्यों आएगी। आपने यहाँ पे देखो सन या जो भी कुछ लाइट आपने शाइन कर रही और यहाँ पे एक फोटो इलेक्ट्रिक मेटल है। अब ये हर मेटल के अंदर नहीं होता है, ये कुछ सर्टेन मेटल्स में होता है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो यहाँ पे अपना लाइट जैसे शाइन करे तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा कि नहीं होगा, बताया था मैंने। अब ध्यान से देखो, ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज का है, वो कहां जाएगा, लो टू हाई पोटेंशियल, ठीक है, तो ये यहां जाएगा। ओके, ये यहां जाएगा, तो आपका यहां पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक करंट, और एमीटर में आ जाएगी रीडिंग। तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मैंने अब तक ये बता दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। मेटल के ऊपर सनलाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और दूसरा मैंने आपको बता दिया एक्सपेरिमेंट कि यार आपने एक मेटल लिया, उसके ऊपर लाइट शाइन कराई तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और करंट जनरेट हो रहा है, और ये लो अपना एक्सपेरिमेंट हो गया। समझ आया? ओके, चलो मैंने अपना डस्टर कहाँ रख दिया यार, ये रहा, क्या कर रहा हूँ यार मैं। हाँ, तो अब अपन इससे रिलेटेड यार कुछ फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं और इसकी अपन कुछ इक्वेशन वगैरह देख लेते हैं। अब मैं आपको इक्वेशन पहले बताऊंगा, उसके बाद अपन एक्सप्लेनेशन वगैरह देखते हैं कि कैसे और क्या होता है। तो देखो ऐसा होता है कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऐसी की गई कि आपका ये जो मेटल होता है ना, ठीक है, इस पे अपन लाइट शाइन करा रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है सन से ही हो, कई सारे लाइट सोर्स होते हैं और कई बार तो नॉट इनसाइड द विजिबल स्पेक्ट्रम भी लाइट शाइन कराई जाती है। और ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक मेटल है, ठीक है, इस पे लाइट शाइन करा रहे हैं अपन लोग मस्त आराम से। तो यहाँ पे सर्टेन ऑब्जर्वेशंस की गई कि जैसे अपन एक पर्टिकुलर मेटल का ले लेते हैं, अगर अपन ने कोई एक फिक्स मेटल का ले लिया, ठीक है, तो उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं। पहली ऑब्जर्वेशन ये, ठीक है, इसको आप प्लीज़ नोट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बातें रहेंगी, आप खुद नोट्स बनाइए तो उससे आपको क्या है कि दिमाग में बातें भी घुसेंगी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये की गई कि अगर अपन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अपनी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से अगर अपन कम की लाइट अगर यहाँ पे रखते हैं ना, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम, डिपेंडिंग ऑन द मेटल, अपन ने जैसे एक फिक्स कर दिया मेटल,
तो उस पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की गई। अगर उसके नीचे अपने फ्रीक्वेंसी रखी ना ये लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है ना जो, वो अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम है यार, तो हमने देखा कि एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ओके, हम इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं न्यू नॉट या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू नॉट या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहले अपन ने ये देखी। दूसरी बात अपन ने ये देखी यार कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो यार इस बात पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रही है कि आपकी लाइट कितनी शाइन कितनी ब्राइट कर रही थी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी थी। इस बात को ध्यान से समझना कि यार यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि सबकी एक ही स्पीड होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कैसी क्या होगी, ये होगा एक मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, और यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया गया कि आप कितनी भी ब्राइट, अगर आप हल्की सी भी एक अगर रे भी जा रही है ना छोटी सी, वर्सेस बहुत सारी एकदम खतरनाक पूरा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगा कर लाइट छोड़ रहे हो बड़े से, दोनों केस में यार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगी। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो के ई मैक्स डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, इसको मैं न्यू, तो न्यू नॉट क्या है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर आपने फ्रीक्वेंसी वाली लाइट लगाई है तो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। और अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई सी भी अगर आपने फ्रीक्वेंसी लगाई है तो वहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन है वो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो केवल और केवल का मतलब है कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, इतना कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इन सब चीज़ों को और एक्सप्लेन करूंगा आगे, तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भाई घबराओ मत, देखते जाओ। ओके, चीज़ें दे विल ऑल कम टुगेदर। ओके, तो ये होगी अपनी दूसरी बात। तीसरी बात यार एक नोट की गई कि जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का करंट है, ठीक है, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, मैंने बताया नहीं था वो कैथोड के अंदर आपकी करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर ऐसे बैटरी के थ्रू जा रहा है, करंट जो जनरेट हो रहा है ना, ये हालांकि इंटेंसिटी ऑफ बीम पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा इंटेंस बीम लोगे तो आपकी उतनी ही ज़्यादा इंटेंस करंट होगी। ध्यान से देखो, इन दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंस समझो। सेकंड पॉइंट ये था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं। और थर्ड पॉइंट आपका ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है सच। ठीक है, तो आपकी जो करंट आएगी ना वो डिपेंड करेगी किस पे, आपकी इंटेंसिटी ऑफ द बीम पे। ओके, ये अपन एक बात नोटिस की। और तीसरी बात ये, चौथी बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एकदम मजेदार बात है वो ये है कि यार आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मेरे फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम आप कितना भी रख लोगे ना, अगर आपने जैसे 0.9 न्यू भी रख दिया तो भी आपकी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये एकदम से जीरो होगी। ओके, जो मैंने बताया था, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा रहा है, तो फोटो करंट कहाँ से आएगा? जीरो। और लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि आफ्टर अ सर्टेन लिमिट आप कितना भी इंटेंसिटी लगा दो, आपका फोटो करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स बोले, इनमें से कुछ पॉइंट आपको समझ आए होंगे, कुछ पॉइंट नहीं भी आए होंगे, तो देखते जाओ यार, आगे अपन इन सारी चीज़ों को एक साथ रैप अप करेंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर आप सनलाइट या कोई भी लाइट शाइन कराते हो तो उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर करने पर ही एमिशन होता है, उससे कम होने पर एमिशन नहीं होता है, उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर अपन ने देखा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होगी आफ्टर फोटो एमिशन वो डिपेंड करती है आपकी न्यू के ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ बीम पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, मेन टेक अवे ये था सेकंड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट ये था कि जब फोटो करंट की वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी पे, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी एज लॉन्ग एज आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, आपका जो फोटो करंट है वो ज़्यादा ही होगा, है ना, इंक्रीज होता जाएगा विद इंटेंसिटी। चौथा पॉइंट अपन ने ये देखा कि यार आपकी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो करंट हर बार जीरो ही होगा क्योंकि एमिशन ही नहीं हो रहा है। और पांचवा पॉइंट अपन ने यार ये देखा कि आपका जो फोटो करंट है वो आफ्टर अ सर्टेन लिमिट कांस्टेंट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, अब अपन इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं विद मैथमेटिक्स की ये कहना क्या चाह रहा है। तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को एक पर्सन ने देखा, ठीक है, और एक इक्वेशन बनाई, और उन पर्सन को आप सभी जानते भी हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम है उनका। ठीक है, उन्होंने एक सर्टेन ऑब्जर्वेशंस करके ये इक्वेशन दी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन रट डालो, ये है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, ठीक है, जो आइंस्टाइन ने दी थी। अब ये क्या कह रही हो समझो, और फिर मैं उससे सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ये बेसिकली ये कहना चाह रही है कि आपके पास एक सर्टेन मेटल है, ठीक है,
इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैंने बताया था, जिस फ्रीक्वेंसी से बिलो फोटो एमिशन नहीं होता है उसकी वैल्यू अगर न्यू नॉट है और आपने इसके ऊपर लाइट डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, न्यू, तो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर k है तो ये इक्वेशन होती है। मतलब क्या हुआ, अपने न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट अपने शाइन करी मेटल के ऊपर जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट थी, ये आपको गिवन होती है या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, ठीक है, ये गिवन होती है, और आपने न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर डाली तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये h क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है शायद, है ना, आप देख सकते हो इसकी जो भी है, हाँ जूल सेकेंड इसका यूनिट है, एच की वैल्यू ये आपको पता ही है यार, प्लैंक्स कांस्टेंट अपन ने कितनी बार 11th में भी देखा हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो अब यहाँ पे अपन थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अजम्पशंस क्या क्या है। तो ये आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, ये आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हो कि यार आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसमें किसी भी तरह की लॉस नहीं हो रही है एनर्जी की, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है जो अपन ने पहले डिस्कस की थी। अब अपन इस इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं यार कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी आप ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो अपनी पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि न्यू नॉट के नीचे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हुई लाइट की तो आपका एमिशन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो साफ पता चल रहा है, अगर आपने एच न्यू नॉट से कम अगर रख ली तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 0.5 एच न्यू नॉट रख दी, ठीक है, तो ये हो जाएगी के की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी मेरे भाई हो सकती है क्या इलेक्ट्रॉन की, नहीं हो सकती यार, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम पॉजिटिव है, वी स्क्वायर पॉजिटिव है, हाफ पॉजिटिव है, कहाँ से होगी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए आपकी काइनेटिक एनर्जी बची नहीं है उस बंदे के पास, तो वो कहाँ से एमिशन करेगा यार, तो वो बैठा रहेगा मेटल में और एमिशन नहीं होगा। इसलिए आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझे इतना, ठीक है। अब आप इसको और बढ़ाया 0.9 कर दिया तो भी नेगेटिव है। अब आपने जस्ट इसको न्यू नॉट कर दिया ना, जस्ट न्यू नॉट कर दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, यानी कि जस्ट मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो उसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि भाई वो हल्का सा कूद सके लेकिन पूरा ऐसे फुदक के अलग नहीं जा सकता है, समझ रहे हो, ठीक है। अब अपन ने जैसे 1.1 न्यू नॉट कर दी तो यहाँ पे देखो कुछ बच जाएगा, 0.1 एच न्यू नॉट बच जाएगा इसके अंदर, राइट। तो अपन फिर क्या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है सो इट कैन गो आउट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि यू आर गिवन अ मेटल विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ठीक है, मेटल की फ्रीक्वेंसी दे देंगे, बोलेंगे एच की वैल्यू सबको पता ही होती है, और बोलेंगे अ लाइट ऑफ 500 nm इज शाइंड ऑन इट, है ना, जो भी है। तो आपको न्यू भी दे दिया, बोलेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे बच्चे घबरा जाएंगे, अरे फॉर्मूला में मास का तो बताया नहीं भाई, क्या है इसमें, देखो के की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, सिंपल सी बात है, इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एच की वैल्यू मैंने बताई थी, न्यू की वैल्यू दी हुई है, न्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है, एम की वैल्यू पता होती है यार सबको, 9.1 × 10⁻⁻27 kg, याद है कि नहीं है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाफ की वैल्यू पता है, हाफ है, वी स्क्वायर नहीं निकाल सकते, कितनी हो जाएगी वी की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 2h न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहाँ पे जो थोड़े ऐसे बच्चे होंगे ना कि स्पून फीडिंग वाले बच्चे, वो इसको याद कर लेंगे कि अरे फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 2h न्यू माइनस न्यू नॉट। भाई क्या याद करना है, ये फॉर्मूला याद रखो, इससे आ नहीं रहा है क्या, डायरेक्ट एक स्टेप की चीज़ है, इसमें याद क्या करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बता दिया, इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जेई मेन में दबा के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, बोर्ड में आ जाते हैं, जे एडवांस भी कभी कभी सिंपल से आ जाते हैं इस तरह के, है ना। तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, लोग उलझते रहते, कैलकुलेशन करनी है बस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बता भी दिया जो आपकी इसमें आएगा, मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अपन ने पहली ऑब्जर्वेशन क्लियर कर ली, क्या थी पहली ऑब्जर्वेशन, क्या है अगर आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के नीचे करते हो तो आपका कुछ भी काम नहीं होता है, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन अपनी ये थी कि आपका जो फोटो करंट है ना वो इंटेंसिटी ऑफ बीम पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो आपका है ना इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड नहीं करती आपके ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, वो केवल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट पे डिपेंड करती है। ये ऑब्वियसली दिख रहा है क्योंकि देखो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूले में तुम्हें कहीं पे इंटेंसिटी दिख रही है क्या, यहाँ पे न्यू न्यू नॉट की इंटेंसिटी आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो खत्म, सिंपल सी बात है कि डिपेंड ही नहीं करता है इसलिए नहीं आ रही, खत्म बात। सेकंड पॉइंट तो नो ब्रेनर, ये क्वेश्चन लिखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई सही है, ठीक है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन नहीं होता है, तुम किसी लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को बहुत सारा डाल दो तो इंटेंसिटी आ जाएगी, और किसी हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को डालो ही मत, एक रे डालो तो ये लो खत्म, इंटेंसिटी गई, सॉरी हाँ इंटेंसिटी गई अपनी। तो सेकंड पॉइंट भी ऑब्वियस हो गया अपना, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपन ने ये देखा था, अपन ये कहते हैं कि अपना जो एमिशन होता है ना
जो अपना फोटो करंट होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मैंने तीसरा पॉइंट ये बोला था कि आपका जो फोटो करंट होगा वो डिपेंड करेगा आपकी इंटेंसिटी कितनी है, वो अपन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सटल पॉइंट है, समझना होगा आपको। ठीक है, अब आपके पास जैसे मेटल है, मेटल की सरफेस पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, बट यार चलो मान लो समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए अपन 11th-12th लेवल पे ऐसा मानेंगे। अब तुम सच में समझना तो क्वांटम वांटम क्या क्या आ जाएगी कि इतने छोटे स्केल पे हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कोई लाइट पार्टिकल आया, फोटोन आया। ठीक है, फोटोन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब अपन ने जैसे लेस इंटेंस लाइट डाल रखी है, मतलब कि बहुत वीक सी लाइट डाल रखी है कि जैसे ये सन है, इससे एक ही रे आ रही है, बस ये वाली रे आ रही है। ठीक है, ये आ ही नहीं रही है। तो एक फोटोन रिलीज हो रहा है एक सर्टेन टाइम के अंदर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को जाके रिलीज कर देगा, ये लो इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, तो केस 1 जब अपन ने काफ़ी लो इंटेंसिटी की बीम डाल रखी थी कि यार एक ही फोटोन बेचारा पहुंच पाया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि यार ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कुछ भी नहीं होगा। इक्वेशन देख के बात करो, है ना, कुछ भी नहीं होगा। फिर तो ये तो अपन मान रहे हैं कि यार न्यू नॉट से ज़्यादा है, तब जाके ये सिनेरियो आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट हुआ। अब अगर मैं ऐसा करता कि बहुत खतरनाक वाली लाइट डालता कि भाई पूरा वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लेकर डाल रखी है ना, तो अब यहाँ पे अपन मान लो कि यार जैसे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, मतलब 2 और होते हैं, तो अब ये भी जाके अटैक करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन टोटल अपने गए बाहर। समझ रहे हो, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन अब बाहर एमिट हो गए। इसका क्या मतलब है, पहले केस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाता इन 1 गिवन टाइम, अब सेम टाइम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। याद करो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो सेम टाइम के अंदर पहले केस में E/T करंट है और दूसरे केस में 3E/T करंट है, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, तुम ही बता दो यार, कौन सा करंट ज़्यादा हुआ बताओ। सिंपल सी बात है, सेकंड केस में करंट ज़्यादा हुआ क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ज़्यादा इंटेंस बीम यानी ज़्यादा कोलिजन यानी ज़्यादा एमिशन प्रोवाइडेड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे अपन को पता चलता है कि आपकी बीम की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा फोटो करंट होगा, जो अपना थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अपन ने क्या देखा था कि अगर आपकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर आपकी है फ्रीक्वेंसी, तो आपका फोटो करंट 0 होगा। ठीक है, अब ये क्या समझो कि मेरे भाई अगर तुमने, मैं वही बोला कि अगर तुमने बहुत इंटेंस बीम डाल दी, जैसे तुमने 2 अपन बीम लेते हैं, एक अपन ने बीम डाली जिसके अंदर आपकी जो न्यू है वो न्यू से ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी केवल एक छोटी सी बहुत हल्की सी एक रे आ रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एमिट होगा। चलो ठीक है, E/T करंट आ गया। अब सेकंड केस में अपन ने बहुत खतरनाक एकदम पूरा सूरज ही ला के लग दिया, पता नहीं मतलब पूरा खतरनाक कुछ कर दिया राइट का अरेंजमेंट कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे रिफ्लेक्टर, उसके ऊपर भी रिफ्लेक्टर, उसके ऊपर गैस, उसके ऊपर रॉकेट सब लगा दिए, लेकिन जो न्यू है वो न्यू से कम, न्यू नॉट से कम है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दुनिया भर के फोटोन अटैक करेंगे, दुनिया भर के फोटोन अटैक करेंगे, लेकिन कोई भी, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं अंदर ही रह जाएंगे। उनको एनर्जी मिलेगी लेकिन उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितने में वो एस्केप कर जाए मेटल को। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में हो क्या रहा है इफेक्ट में कि ये जो लाइट के जो फोटोन्स हैं ना, जो पार्टिकल नेचर वाले फोटोन्स हैं, ये आपके मेटल्स को इतनी एनर्जी दे देते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फुदक के बाहर चला जाता है। अब आपने एनर्जी दे दी, लेकिन एक फोटोन को एक ही एनर्जी दी, मतलब कम एनर्जी दी अगर, तो वो कहाँ से फुदकेगा, वो उसको जितनी चाहिए उतनी एनर्जी दी नहीं आपने, तो अंदर ही रह जाएगा और आपका फोटो करंट एमिशन नहीं होगा। तो इससे हमने क्या सीखा फोर्थ पॉइंट में कि आपका इंटेंसिटी कितना भी ज़्यादा हो, अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आपका फोटो करंट 0 ही होगा, विच इज़ क्लोजली व्हाट फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो सेड। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो फोटो करंट का एमिशन है, फोटो करंट का जो एमिशन है वो आपका एक सर्टेन लिमिट के बाद सैचुरेट हो जाएगा, एक सर्टेन इंटेंसिटी के बाद सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब था, इसका ये मतलब था कि अब वापस से अपन वही, मैंने क्यों मिटाया उसे, ठीक है, ये आपके एटम्स हैं और यहाँ पे फोटोन्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बात बताओ कि तुमने इतनी खतरनाक इंटेंस लाइट डाल दी कि हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका फोटो एमिशन हो रहा है, तो सब जगह से एकदम शक 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 करके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन 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 निकले जा रहे हैं। ठीक है, पागल हो गए पूरे, मतलब जितना दम था सारी लाइट डाल दी और सारे जितने भी एटम्स हैं सबसे फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं और फोटो करंट आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने एक और बल्ब लगा दिया, जिससे भी तुम ये कर रहे थे कांड, मैंने एक और बल्ब लगा दिया, अब वहाँ से डबल लाइट आ रही है, डबल फोटोन्स आ रहे हैं, लेकिन अपना जो पूरा मेटल सरफेस है वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे सब ऑलरेडी निकले जा रहे हैं यार। तो तुमने और भी लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही रहेगा आपका करंट। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब ये तुम ये बताओ कि अगर तुम 2 पिज़्ज़ा खाने की कैपेसिटी रखते हो और तुम्हारे सामने 4 पिज़्ज़ा ला के रख दिया, तो भी तुम 2 ही खा पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं खा पाओगे, उल्टी आ जाएगी। समझ रहे हो, ऐसा कुछ
है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन के पास इतनी कैपेसिटी थी कि भाई मैं इतने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, तो आप कितनी भी इंटेंसिटी और लेके आ जाओ तो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो ये पांचवा पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो अब मैं यार आपको एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ कि आपका क्या एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा अपन डिटेल में देखेंगे और थोड़े कुछ ग्राफ्स भी स्टडी करेंगे। आपकी ट्यूब थी तो ये टेढ़ी बन गई, यहाँ पे आपकी कैथोड है, यहाँ पे आपकी एनोड है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, अपन ये मानते हैं, ठीक है। एमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपन ने एक विंडो के थ्रू, ठीक है, विंडो के थ्रू अपन ने लाइट डाली इसमें, तो कैथोड पे गिरी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे ग्राफ आता है करंट वर्सेस वोल्टेज का, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है क्या है, इसको मैं V0 कह देता हूँ, ठीक है। और ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे बस अगर जैसे लाइट डाल रखी है और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, बैटरी से हटाओ बाढ़ में गई, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन आपके एनोड की तरफ जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो ग्राफ में जब आपका वोल्टेज 0 है तो आपका फोटो करंट यहाँ पे आ रहा है, फोटो करंट आ रहा है, करंट नहीं, फोटो करंट आपका आ रहा है और इधर ऐसे जाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्टेन करंट की वैल्यू है, चलो ठीक है, समझ गए, V0 है। अब अपन क्या करते जाते हैं, यहाँ पे अपन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जैसे एनोड पे और पॉजिटिव 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 जैसे आपका होता गया ना पोटेंशियल, देखो ये बैटरी इस तरफ है, ये एनोड है ना, तो आपके इलेक्ट्रॉन और तेजी से आएंगे। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो अगर कम तेजी से आ रहा था, बहुत तेजी से आएगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एकदम स्पीड से आएगा, क्योंकि उसको पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिला, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। तो आपकी जो ओवरऑल जो करंट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सेम टाइम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं। एक तो ये भी फेनोमेनन है, और दूसरी चीज़ ये भी हो रही है यार कि आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन यहाँ पे अगर हो रहा है ना, तो यहाँ पे बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे ऐसे हो जाता है। इसको कहा जाता है स्पेस चार्ज, है ना, आउटर स्पेस नहीं, स्पेस चार्ज, क्योंकि वैक्यूम में स्पेस है ना, उसमें चार्ज है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि यार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोई फर्दर इलेक्ट्रॉन आए तो उसको रिपेल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे है ना, क्लास में कभी बहुत बच्चे खड़े हो सामने तो घुस नहीं पाते ना अंदर क्लास के। हालांकि कोरोना में जो बच्चे देख रहे होंगे वो तो कहाँ से घुसेंगे, तो ऑनलाइन क्लास में आ गए हो आप, है ना। तो इसको घुसने में दिक्कत होती है। तो आप जैसे जैसे पोटेंशियल इधर का बढ़ाते हो ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एक्साइटेड होता है और इधर जाता है, ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। तो अपन ने यहाँ पे ये देखा कि आपका ये करंट इधर बढ़ रहा है ना, अब ये क्या हो रहा है मैं बाद में बताऊंगा। आपका करंट ऐसे बढ़ रहा है ना, ये क्यों बढ़ रहा है मैं बता रहा हूँ कि पहला रीज़न ये कि आप पोटेंशियल ज़्यादा लगा रहे हो, तो यहाँ पे एक तो ऑलरेडी अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात ये कि यार यहाँ पे आपका इवन जो रिपल्शन भी हो रहा था ना स्पेस चार्ज की वजह से, जो बीच में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, वो भी उसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से इसे पुल कर रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये आया कि आपका करंट जो ऐसे बढ़ रहा है ना विद अप्लाइड पोटेंशियल इस तरफ, वो जायज़ है। लेकिन अब यहाँ पे फ्लैटनिंग क्यों हो गई करो की, फ्लैटनिंग क्यों हुई है समझो। फ्लैटनिंग इसलिए हुई मेरे भाई क्योंकि आपने यार एक हद तक चलो करंट आपने खींच लिया, एक हद तक आप इलेक्ट्रॉन खींचते जाओगे, लेकिन ये मेटल की भी लिमिटेशन है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था आपको याद हो तो, अगर ये आपका जैसे मेटल सरफेस है, यहाँ फोटोन्स अगर आप एक लिमिट तक डाल रहे हो, ठीक है, लाइट एक लिमिट तक डाल रहे हो, तो चलो इसमें फोटो एमिशन कुछ हो रहा है ना। अब आपने यहाँ पे बहुत भयंकर सा यहाँ पे आपने कुछ पोटेंशियल लगा भी डाला, तो यार एक लिमिट तक की मेटल सरफेस पे जो एटम है वही निकालेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया भर की सप्लाई कर देगा। दिस इज वेरी इक्विवेलेंट टू ये लेट से कि यार ये एक पिज्ज़ा की दुकान है जहाँ से आपको पिज्ज़ा खाना बहुत पसंद है, ठीक है। अब इसने आपको एक पिज्ज़ा दिया, आप आए यहाँ पे देखो दौड़ के आए, इसने आपको 2 पिज्ज़ा दिया, आप और तेज़ी से दौड़ के आए। अब इसने आपको 4 पिज्ज़ा दे दिया, तो यार ऐसा थोड़ी अब आप दौड़ दौड़ के और तेज़ी से जाओगे, आपने खाना खा लिया तो सैचुरेशन आ गया बेसिकली, समझ रहे हो। तो इसका काम एक बार हो गया, इसकी जितनी कैपेसिटी थी उतना करंट जा रहा है, उसके बाद यार नहीं दे सकते, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसलिए ये ऑब्जर्वेशन आई फ्लैटनिंग वाली, ठीक है, जो मैंने पहले बताई भी थी आपको। ये एक रिविजन हो गया आपका एक तरह से। अब ये क्या है, अब देखो यहाँ ध्यान से समझो कि अपन ये भूल जाते हैं कि यार अपने एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा, अपने केवल पोटेंशियल लगा रखा है। तो आपको मैंने बताया था कि सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और एक हल्का सा करंट आएगा जो ये वाली वैल्यू है। अब आप समझो कि अपन उल्टी चीज करें तो अपन नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, यानी कि बैटरी उल्टी कर देते हैं और उसकी वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं, कुछ रियोस्टैट लगा लो, कुछ करके बढ़ा लो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो पोटेंशियल वैल्यू वो कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा यार जब इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इधर पहुंच पाए, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना ये रह जाएगा, बस यहाँ पहुंच के रह जाएगा कि भाई ना हो पाएगा हमसे, ठीक है। या फिर ऐसा समझो कि यहाँ से एमिशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना कम हुए और फिर इतनी एनर्जी कम हो जाएगी यार इसकी वजह से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली ये हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी यहाँ से आ रही थी फोटो एमिशन के बाद, उतनी ही एनर्जी अपन ने नेगेटिव में पोटेंशियल देके अप्लाई कर दी। तो इससे क्या होगा, आपका फोटो करंट 0 है, क्योंकि करंट यहाँ बहा ही नहीं। तो ये आपकी होती है ये होती है आपकी फेनोमेनन
तो वो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जिस पे ये फेनोमेनन होता है उसको कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसकी वैल्यू पर निकालेंगे अभी, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि यार अपना फोटो का एमिशन हो रहा था, आराम से मस्त चल रही थी जिंदगी, किसी पर्सन ने उल्टी कर दी बैटरी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, और उसने फोटो करंट भेज दिया वापस कि भाई तुम घर जाओ, ठीक है। तो ये अब आपका एमिशन होना बंद हो गया। अब आप बोलोगे भैया और ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज़्यादा नेगेटिव कर दे तो भाई अंदर ऑलरेडी घुसा हुआ है और कितना मेटल के अंदर और कितना उल्टा थोड़ी जाने लग जाएगा। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट हो रहा है तो वहीं बैठ जाएगा, वो उल्टा नहीं जाने लग जाएगा कि अरे और उल्टा चलते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं होने वाला कि भैया यहाँ से और ऐसे ले लो, नहीं, यहाँ पे फिर रुक जाता है आपका ग्राफ ही रुक जाता है। इसके नीचे अपन जाते ही नहीं, जाते भी हैं तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जीरो, करंट जीरो रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने पूरा ग्राफ समझा दिया हो कि कैसे क्या हो रहा है। हमने क्या देखा कि यार आपने पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल पे थी, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन का पूरा फ्लो रोक रखा था, फिर आपने बढ़ाया तो आपकी करंट धीरे धीरे बढ़ रही है, और जब जीरो आपकी है ना यहाँ पे पोटेंशियल, तो आपका नेचुरल एकदम करंट जा रहा है, सिंपल फोटो एमिशन। फिर आपने और ज़्यादा तेजी से खींचा तो और जा रहा है और सैचुरेशन हो जाएगा, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के बाद मेटल और रिलीज नहीं कर सकता, सिंपल। तो ये ग्राफ अपन समझ गए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल चेंज कर दूँ, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज कर दूँ तो बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो चीज़ें, उससे पहले अपन ने काम करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपन ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी होती है, h nu माइनस h nu नॉट। अब अगर अपन को फोटो करंट रोकना है तो अपन को क्या करना होगा, बताओ क्या करना होगा। अपन को टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको जीरो करना होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा इधर, तब रुक जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल ही नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी जीरो, यानी कि आपका फ्लो नहीं हो रहा है करंट का, यानी कि करंट जीरो, ठीक है। चार्ज फ्लो, अगर चार्ज की एनर्जी जीरो है इलेक्ट्रॉन की तो मूव नहीं होगा, यानी कि करंट नहीं है, क्योंकि करंट क्या होता है, मूविंग चार्ज, समझे, ठीक है। तो अपन ने के ई के इक्वल कर दिया किसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो आपका अगर अपन वी पोटेंशियल लगा रहे हैं तो एनर्जी कितनी दे रहे हैं, ई वी के बराबर। तो अपन ने एनर्जी उल्टी तरफ जितनी थी उतनी, मतलब समझ रहे हो एनर्जी की डायरेक्शन नहीं थी, बट समझो क्या कह रहा हूँ कि इसकी जितनी एक्साइटेशन एनर्जी थी उसकी उतना ही अपन ने उधर से इसको स्टॉप भी कर दिया, तो वो एनर्जी ई वी के बराबर होगी। तो वी कितना हो जाएगा आपका, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, ठीक है। अभी कोई खास फॉर्मूला नहीं कि याद करने बैठ जाओ, ये सिंपल सी इक्वेशन है यार कि वी पोटेंशियल अगर लगा रहे हैं तो अपन पोटेंशियल एनर्जी इतनी दे रहे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इसमें ओरिजिनली ये करना था अपन को कि ये इसकी टोटल नेट एनर्जी है और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसको जीरो करना था, कि ये जीरो हो जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। तो इट इज इक्विवेलेंट टू दिस ओनली, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं किया यार, टोटल एनर्जी जीरो कर दी इलेक्ट्रॉन की तो मूव नहीं होगा, तो करंट जीरो। तो टोटल एनर्जी कैसे आएगी, ये आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली एनर्जी जो मैंने निकाली थी पहले, और ये हो गया आपकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात बताओ कि अगर अपन एक दूसरी फ्रीक्वेंसी का मेटल यूज़ किया, ठीक है, दूसरी फ्रीक्वेंसी का मेटल अगर मैंने यूज़ किया तो ये जो ग्राफ है इसमें क्या क्या चेंज होगा, ठीक है। ये ग्राफ पूरा ही चेंज हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो सेम मेटल अगर है तो न्यू नॉट सेम, ई सेम, एच सेम, केवल न्यू चेंज हो जाएगा, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह सब इधर उधर हो जाएगा, लेकिन रहेगा नेगेटिव में ऑफ कोर्स, ठीक है। इंटेंसिटी का भी यार, इंटेंसिटी भी आपकी चेंज ही होगी आपकी ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि वो कई सारी चीज़ों पे और भी डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी उस पर अपन नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस में है भी नहीं। अब यहाँ पे एक और ग्राफ आता है कि अगर मैंने बीम की इंटेंसिटी ज़्यादा या कम कर दी तो क्या होगा। तो आप समझो कि इंटेंसिटी चेंज कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चेंज होगा, क्या इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो डिपेंड कर रहा है आपकी इंटेंसिटी पे, नहीं। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हर केस में यही रहेगा, कुछ भी हो जाए, कि कुछ भी हो जाए, धरती खिसक जाए, एक ही रहेगा, अगर सेम मेटल है और सेम फ्रीक्वेंसी है तो, ठीक है। अब जैसे आपने ज़्यादा इंटेंसिटी डाली तो बताओ यहाँ पे सैचुरेशन करंट ज़्यादा होगा कम होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल पोटेंशियल ज़्यादा हो गई, क्योंकि आप ज़्यादा इंटेंसिटी की बीम डाल रहे हो, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा ऐसे जाएगा, ठीक है, इसको हटाओ यार, है ना। तो अगर आपने ज़्यादा इंटेंसिटी की बीम डाली है तो ऑफकोर्स सी बात है ये ज़्यादा करंट शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया सैचुरेशन तो यहाँ आ रहा था, देखो सैचुरेशन दोनों में रीच हो रहा है, लेकिन अलग अलग लेवल पे रीच हो रहा है। अगर आपने ज़्यादा इंटेंस बीम डाल रखी तो यार ऑफकोर्स सी बात है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे आपकी ये जो है, ठीक है, आपने ये वाली जो लिमिट आई ना सैचुरेशन की, ये आई है फ्रॉम पोटेंशियल, ठीक है, ये पोटेंशियल की वजह से आई है ये जो सैचुरेशन है, और ये जो सैचुरेशन आई है ना, ये डिफरेंस जो है वो लाइट की, जैसे आप समझो कि एक केस में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं,
ऊपर वाले केस में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और चारों के चारों को कैप्चर किया जा रहा है, ठीक है। तो अपने पास 4 टाइम्स आई करंट हो गया, और दूसरे केस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 2 को ही कैप्चर किया जाए तो 2 आई इलेक्ट्रॉन्स ही आपके कैप्चर हुए। तो फंडामेंटली वी कैन से कि यार इस केस के अंदर आपकी जो ये इंटेंसिटी वो ऊपर ही रहेगी हमेशा, देखो ऊपर ही रहेगी, हमेशा ऊपर रह रही है, ठीक है। और सैचुरेशन यहाँ पे क्यों रीच हो रहा है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको कैप्चर कर रहे हैं अपन, ठीक है, हो ये रहा है। अब यहाँ पे ओवरऑल ज़्यादा करंट की, क्योंकि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल टू कैप्चर ज़्यादा है। तो मैंने लास्ट पॉइंट क्या बोला कि ये ग्राफ ऊपर क्यों रहेगा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही ज़्यादा हो रहे हैं आपके, बिकॉज इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो सैचुरेशन आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी कैप्चरिंग करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन वो इवेंचुअली सेम ही हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन ये रहेगा इससे नीचे क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही कम हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू से, लेट्स से कि ये जो टीम है, अब फुटबॉल का मैच अगर कोई देखता हो, इस पर्सन ने 10 शॉट लिए, उनमें से 5 को गोल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ओवरऑल 5 गोल हो गए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20 गोल किए तो उनमें 10 में कन्वर्ट, 20 शॉट लिए उनमें से 10 गोल में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए ऊपर ही रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा समथिंग लाइक दिस। आई होप आप समझ गए होंगे, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं बार बार अलग अलग तरीके से समझा के, ठीक है। तो ये अपन ने दोनों ग्राफ देख लिया। अब अगर इंटेंसिटी कम होती तो क्या होता, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि अगर एक टीम है, हाँ इसका फुटबॉल वाला एक्सप्रेशन अच्छे से देता हूँ, कि आपके पास 3 टीम है, एक ने 10 शॉट लिए, एक ने 20 शॉट लिए, एक ने 30 शॉट लिए, ठीक है। 10 शॉट जो टीम लेगी वो मैक्सिमम कितना गोल कर सकती है, 10 में से 10, तो वो ये वाली लाइन। जिसने 20 शॉट लिए वो कितने गोल कर सकती है, 20 में से 20, तो ये वाली लाइन। और 30 में से 30 ही ला सकती है। तो इसने बेसिकली पेपर अटेम्प्ट ही ज़्यादा किया एक तरह से, तो इनके मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे, है ना। अब लेकिन आता थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है कि सारे मार्क्स आ जाते, तो इसके कितने आएंगे, यहाँ पे 5 आए, इसके 10 आए, इसके 15 ही आए, ठीक है। हुआ कुछ ऐसा है, आई थिंक अब आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। तो ये एक ऐसा बच्चा, इसने 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, उनसे 5 सही कर लिए, तो ये 5 नंबर लाएगा यूजुअली, लेकिन अगर मैक्सिमम सैचुरेशन भी आ गई तो 10 ही लेके आएगा, तो इसलिए ये बंदा नीचे ही रहेगा हमेशा। ये बंदा वो है जिसने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब 20 से 10 तो सही करेगा ये बंदा अगर ढंग से पढ़ा हुआ है, तो ये इससे तो ऊपर ही रहेगा, भले यहाँ हो, भले यहाँ हो, भले यहाँ हो, समझ रहे हो, है ना। और क्योंकि इसका सैचुरेशन लेवल 20 है, कि 20 से ज़्यादा और कितना लाएगा यार, 20 अटेम्प्ट किए तो, बट ये रहेगा इससे ऊपर ही। और सेम यहाँ पे आई थिंक अब आप समझ गए होगे क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंट था यार, है ना, कई सारी चीज़ें समझ गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखा। अब एक और क्वेश्चन जो जे में काफ़ी प्रोमिनेंटली आता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो। क्या बोलेंगे कि हमने एक लाइट ली है 500 nm की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 400 nm की, ठीक है, और एच की वैल्यू पता होती है, बोलेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो सच दैट, सॉरी, हाउ मच पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से आधी एनर्जी रहे रीच होने पर, ऐसा कुछ। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि E × V की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाफ ऑफ K, ये बोल रहे हैं कि आधी एनर्जी हो जाए, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो कितना हो जाएगा ये, इसके आधा कर दो, h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन 2E, ठीक है, अपन 2 कर दो, आंसर निकाल लो सॉल्व करके, खत्म बात, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बट आएंगे क्वेश्चन इजी, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो आप प्लीज़ इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझे, एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। आपको इन एक्सपेरिमेंट्स को और अच्छे से देखना हो तो HC वर्मा के अंदर देख सकते हैं, उसमें अच्छे से और अच्छे से बता रखा है। मैंने जो बोला है होप आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, बट आपको HC वर्मा में ऑलरेडी नोट्स मिल जाते हैं यार, तो और क्या नोट्स बनाने, नोट्स शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हो, हालांकि वो भी हम प्रोवाइड करा ही देते हैं, ठीक है। तो आप एक बार HC वर्मा जाके प्लीज़ रीड करना, काफ़ी अच्छे इंसाइट मिलेंगे आपको। तो अपन ने यार ये देखा कि ये जो इक्वेशन है सारे के सारे आपके फेनोमेनन जो हो रहे हैं वो डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। ये इक्वेशन सारे के सारे आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशंस किए गए सबको एक्सप्लेन कर पा रही है। ये जो मैंने पाँचों बताए, आई होप आपने नोट किया होगा इनको यार, और समझ भी लिया होगा। नहीं समझो तो प्लीज़ वापस जाके इनको नोट और समझो, क्योंकि आगे बढ़ जाओगे समझ में नहीं आएगी पिछली चीज़ तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ये देखते हैं यार कि ये वेव नेचर क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भैया इससे पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव हो गया, है ना, बताता हूँ। तो देखो ऐसा है कि यार अपन यहाँ पे अगर ये फॉर एग्जांपल लाइट वेव होती कि वेव की तरह ऐसे आ रही है, ठीक है, मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसी रिप्रेजेंटेशन यूज़ की थी, फोटोन को ऐसे लिखते, पार्टिकल ही था वो, मैंने लिखने के लिए ऐसे बनाया था। बाकी अगर मान लो कि वेव होती है, तो वेव के केस में यार ऐसा होता है कि इसकी एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो ऐसे केस में यार आपके जैसे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं आपके मेटल के अंदर, ठीक है, तो कैलकुलेशन करके ये पाया गया कि अगर आपकी ये जो वेव होती ना, अगर ये आपका ये जो फोटोन्स हैं, फोटोन्स मतलब लाइट जो है वो अगर आपकी वेव होती तो उस केस में ये एमिशन इंस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा गया कि आपने जैसे ही आपकी जो फोटो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो जैसे ही आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कर दी, आपका इंस्टेंटली एमिशन हो जाएगा, उसी समय शक करके निकल जाता है, ठीक है।
ये एक ऑब्जर्वेशन होती है, की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हो 6 पॉइंट की तरह। तो अगर वेव होता ना, तो वेव के अंदर तो यार एनर्जी कॉन्स्टेंटली मिलती जाती, तो एकदम से नहीं होता कि भाई एकदम से हो गया काम, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंटली सप्लाई होती जाती है अगर वेव होती तो, क्योंकि वेव में हर आपकी समझ रहे हो वाइब्रेशन पे आपको एनर्जी मिलती, राइट। दूसरी बात ये कि यार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है अगर वेव है तो, क्योंकि वेव में क्या होता है कि अगर वेव है, वेव में आपकी जो लाइट है वो हर फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी कैरी करती है अगर वेव होती तो आप अगर भली बहुत कम भी वेव की फ्रीक्वेंसी रखते तब भी वो उसको दे सकती थी एनर्जी, हालांकि टाइम ज़्यादा लग जाता लेकिन देन एनर्जी दे सकती थी, राइट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की तमाम बातें देखी गई, एक तो इंस्टेंटेनियस एमिशन हो नहीं रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट हो रही है, तो इससे ये क्लियर हो गया इन दोनों बातों से, ये इक्वेशन से ही, सर इक्वेशन तो चलो बाद में, अपन इन दोनों ऑब्जर्वेशन की भी बात करें तो ये क्लियर हो रहा है कि वेव तो हो ही नहीं सकती। अब ये वाला जो मॉडल है ये पार्टिकल नेचर कैसे सपोर्ट करा समझो। अगर लाइट एक पार्टिकल है, ठीक है, लाइट अगर एक पार्टिकल है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कॉलिजन के थ्रू आपका होगा काम, ठीक है। तो जैसे ही लाइट के पार्टिकल ने, जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन ने इससे भिड़ंत की, तो अगर इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसको ये वैसे ही नॉकआउट कर देगा, उसी समय इंस्टेंट एमिशन हो जाएगा, खत्म बात। तो इससे ये प्रूव हो गया कि अगर पार्टिकल नेचर है तो यार इंस्टेंट एमिशन हो सकता है, सिंपल, ठीक है, ये पहली चीज़ प्रूव हो गई। दूसरी चीज़, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि आपका पार्टिकल जो है अगर इसमें इतनी एनर्जी ही नहीं है तो ये कोलाइड करके पीछे चला जाएगा, है ना, और आपके अंदर क्या एनर्जी है तभी ये आपका एमिशन करा पाएगा, ठीक है। जबकि वेव के केस में क्या था, वेव तो इसको कॉन्स्टेंटली एनर्जी देती जाती और जैसे ही हो जाता काम बाहर निकल जाता, तो देर लगती लेकिन निकल जाता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम से कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन के केस में धड़ाम करके एनर्जी एकदम से मिलती है तो वो उसी समय उड़ जाता है। तो इंस्टेंटेनियस भी एक्सप्लेन हो गया और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी एक्सप्लेन हो गई कि यार उससे कम वाला एनर्जी का है फोटोन तो आपकी होगी नहीं, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा धड़ाम करके, इलेक्ट्रॉन वापस से आपके नॉर्मल स्टेट में आ गया और फिर नया आपका जब फोटोन आएगा ना उसको वापस से वही काम करना पड़ेगा, इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशंस हो गए और कैलकुलेशन करके देखा गया कि अगर वेव के थ्रू अगर अपन को एमिशन करना भी है ना एक डिसेंट फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन करके देखा गया, जबकि ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस 10⁻⁸ सेकंड में होता है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ठीक है। तो इससे अपन को प्रूव हो गया कि आपकी जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है। तो अब इसके बाद यार बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि आपकी लाइट पार्टिकल है वेव है, पार्टिकल है वेव है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स ये कह रही है कि पार्टिकल नहीं है एक वेव है, और आपकी मॉडर्न फिजिक्स या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके अलावा और भी चीज़ें यार, और भी बहुत सारे फिनोमेना जो बताते हैं आपको ये, ठीक है, उससे यार ये पता चल रहा है कि नहीं यार ये तो आपकी पार्टिकल नेचर है। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने क्लास 12 पे अपन ये मानेंगे कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, ठीक है। ड्यूअल नेचर का मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन द फेनोमेनन वो कभी पार्टिकल होती है कभी वेव होती है, ठीक है। जैसे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जब हो रहा है तो आपकी वो वेव बन गई, और जब आपकी ये हो रही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह, इनमें ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो ये अपन 11th-12th में मान लेते हैं कि यार ये, हालांकि आप थोड़ा डेप्थ में अगर जाओगे एच सी वर्मा वगैरह रीड करोगे तो आपको पता चलेगा इवन ये भी सत्य नहीं है, आगे जाके और भी थ्योरीज ब्रेक होती है, जैसे आपका रदरफोर्ड मॉडल ब्रेक होके बोहर आया, बोहर के बाद क्वांटम मैकेनिक्स आई, केमिकल बॉन्डिंग वो देखा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th में, वैसे ही। तो जेई के अंदर क्वेश्चन कैसे लगाना है वो मैं बता देता हूँ। जेई के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बस इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली थ्योरेटिकल चीज़ें आएंगी, मैंने बता दी हैं, इनके नोट्स मैंने आई होप मैंने बता दी, आपने बना लिया, मैंने कई सारे फैक्ट्स बोले हैं। अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे से जानने हैं तो आपको मैं 2 रिसोर्सेज बताऊंगा, एक एनसीईआरटी एक एचसी वर्मा, इनको प्लीज़ पढ़ना, काफ़ी सारी बातें पता चलेंगी नई नई जो आपको शायद पहले नहीं पता थी, है ना। ये आपके जेई पॉइंट में से हो सकता है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई के लिए तो मैं जो बता रहा हूँ उतना कर लोगे ना तो भी बहुत अच्छे नंबर तुम बहुत फोड़ फाड़ के आ जाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करना, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें जानने से भी यार अपन को एक पर्सपेक्टिव मिलता है और चीज़ें समझ में आती है, तो आप बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। तो चैप्टर का ओवरव्यू मैं बता देता हूँ आपको। अपन ने क्या देखा, फोटो आपका जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी एग्जीक्यूट करता है, डिस्प्ले कहाँ पे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि मेटल लिया, उसके ऊपर अपने लाइट एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर शाइन की, इसके ऊपर तो आपकी फोटो एमिशन हो जाती है, ठीक है। और वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है फोटो एमिशन होना या नहीं होना, लेकिन फोटो करंट जो है वो डिपेंड जरूर करता है, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशंस देखी, पांचों को जस्टिफाई किया इस इक्वेशन के थ्रू, और ये इक्वेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एक और बात जो मैं बताना भूल गया वो ये कि आपका जो एच न्यू नॉट होता है ना, इसको कई बार लोग फाई बोल देते हैं या वर्क फंक्शन, ठीक है। इसको कई सारे लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा, वर्क फंक्शन नाम करके इसको बोला जाता है। न्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये होता है आपका वर्क फंक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया हो।
सो हाय, अब हम बात करने वाले हैं यार मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सेकंड मॉड्यूल की, जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, या उसको अपन बोले बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपने क्लास 11th के अंदर केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, तो आपका एक तो डबल रिवीजन हो रहा है, और ये टॉपिक क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अगर आपको बोहर मॉडल अच्छे से याद है, उसके अंदर जो भी एमिशन वगैरह होते हैं, तो आप कह सकते हो कि यार आपके मोर और लेस मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे, है ना, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री में मिला के एक दो क्वेश्चन आप बना लोगे एडवांस में इन दोनों में। तो अब देखो, अपन ब्रीफली एक बार कहानी सुन लेते क्या है, ठीक है। ये कहानी के आप नोट्स बनाना चाहो, जो करना चाहो कर सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर कहानी लिखित में मिल जाएगी। अब अपन रिलैक्स होकर कहानी सुनते हैं। तो देखो, हुआ कुछ ऐसा कि लोगों को बहुत पहले से था यार कि एटम कैसे बना हुआ है, मास कैसे बना हुआ है, ये बोर्ड है क्या, कैसे, मतलब क्या है ये, हाउ डज इट एग्जिस्ट। तो इसकी काफ़ी फिलोसॉफिकल रूट्स भी हैं। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूड किया कि यार मैटर जो है वो एटम्स का बना होता है, जो द मोस्ट अनडिवाइडेबल सब्सटेंस होता है, ठीक है। जैसे आप एक पत्थर लोगे, उसको थोड़ा छोटा करोगे तो उसमें छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स बनते जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इसको और डिवाइड करते गए तो उसके और छोटे टुकड़े बन जाएंगे, है ना। अब ये बात आप सबको पता थी, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए बताना पड़ता है कि देखो थ्योरी ये होती है फिजिक्स की, है ना। तो अब अपने पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए। अब अपन उसको और डिवाइड करेंगे तो किसी बंदे ने कहा कि अरे इसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एटम हो गया। फिर धीरे धीरे और डिस्कवरीज हुई और पता चला कि यार आपके एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास अपन 1 यूनिट लेते हैं, प्रोटॉन का 1 यूनिट लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का 0 लेते हैं। चार्ज की बात करें, चार्ज इसका अपन कितना लेते हैं, 0, +1 और -1, ठीक है। और इस चार्ज की वैल्यू थी E = 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और ये वजन जो है, इलेक्ट्रॉन का वजन काफ़ी कम होता है, 9.1 × 10⁻⁻27 kg होता है। और इनके वजन की बात करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा होता है, 1.67 × 10⁻24 kg रहता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ 27 आता है और यहाँ पे 31 आता है, ठीक है। तो ये आपके मासेस हो गए यार इन लोगों के। अब ये याद करने की खास ज़रूरत नहीं है, पेपर में लिखी होती है, बट फिर भी यार किसी को चुल मची याद कर लो, और वैसे भी हो ही जाता है याद ये। अब यहाँ पे और क्या क्या इश्यूज़ हुए देखो। तो इस तरह की डिस्कवरीज हुई अलग अलग एक्सपेरिमेंट में। आपका इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, ये सब डिस्कवर होते रहे, ओके। अब ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह की डेट्स और ये याद रखते हैं कुछ बच्चे, भाई इससे रैंक नहीं आती है, नए एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, है ना। जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनते ये सब याद करने बैठ जाते हैं कि अरे न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। तो क्या करोगे याद करके, है ना। ये फालतू चीज़ें याद नहीं करनी, पढ़ने को पढ़ लो, एनसीईआरटी में देख लो एक बार, दी हुई थ्योरी बस पढ़ना है, मेन अपने को क्वेश्चन पे ध्यान करना है। तो अब स्टोरी में आगे क्या हुआ, स्टोरी में इस तरह के आते रहे और एक आदमी था थॉमस, ठीक है, थॉम्पसन। उसने एक मॉडल दिया प्लम पुडिंग या वाटरमेलन। तो उसने क्या बोला कि आपका एटम जो है वो एक तरबूज की तरह है, उसके अंदर ऐसे काले 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 इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, और जो रेड कलर का मास है वो आपका पॉजिटिव वाला मास है। ये बकवास बोली उस आदमी ने बेसिकली, ठीक है। तो कोई लॉजिक नहीं था, ये बिन मतलब ऐसे ही ज़बरदस्ती फेंक दिया उस बंदे ने हवा में, ठीक है। और बाद में एक रदरफोर्ड नाम करके बंदा आया, उसको पता नहीं अलग ही चल मची थी। उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने गोल्ड की फॉइल ली, ठीक है। गोल्ड को उसने ऐसा नहीं कि मैं बेच के पैसा कमा लो, गोल्ड की फॉइल बना के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने अल्फा पार्टिकल्स नाम करके एक चीज़ डाली। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम के न्यूक्लियस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल कुछ भी नहीं होता है, जबरदस्ती का नाम इसने एक्स्ट्रा अपना रख लिया है। 4 इसका मास होता है, 2 इसका +2 इसका चार्ज होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं है ये, अल्फा पार्टिकल से नाम का टाइम पास है ये, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की इसने बॉम्बार्डिंग की, ऐसे जाके गोल्ड फॉइल पे जा जाके बॉम्बार्ड किए, मतलब इतना फ्री है ये, है ना। गोल्ड फॉइल पे इसने बॉम्बार्डिंग की। तो अब क्या होगा देखो, यहाँ पे एटम्स हैं, ठीक है। जैसे ये देखो गोल्ड का एटम है, गोल्ड का एटम तो बड़ा होगा काफ़ी, एटॉमिक नंबर वगैरह मास बहुत हैवी है बाद में इसका। तो हैवी से एटम पे ये छोटा सा न्यूक्लियस भेज रहा है हीलियम का। तो मेरे भाई बताओ क्या होगा, ठीक है। तो इसने ऑब्जर्वेशंस की, ये बोला कि 99.99xyz% ऑफ द हीलियम न्यूक्लियाई वेंट थ्रू द एटम, है ना। ऐसे ही निकल गए, मतलब कुछ भाव ही नहीं दिया, ऐसे ही निकल गए। लेकिन वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द न्यूक्लियस हैड 180 डिग्री शिफ्ट, मतलब कि 180 डिग्री से आधे लोग शिफ्ट हो गए। ये सब 9th में पढ़ा हुआ यार तुम लोगों ने, ठीक है। अपने पास बड़ा सा एटम था गोल्ड का, उसमें अपन ने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डाले। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे पास हो गए कि जाओ, बट कुछ बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ जो पार्टिकल्स थे ना वो टकरा के वापस आ गए,
तो उसने बोला ये ऐसा क्यों हो गया, तो उसने थ्योरी दी, उसने क्या बोला कि यार अपना जो एटम होता है वो मोस्टली एम्प्टी होता है और इसके अंदर छोटा सा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। तो अब इसका लॉजिक काफ़ी अच्छा लगा लोगों को। यूँ बोला कि देखो यहाँ से अगर जाएगा आपका अल्फा पार्टिकल तो निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही टकराएगा तो पीछे आ जाएगा। पीछे क्यों आएगा? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो ये आता है और यहाँ से बाउंस होकर चला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो रहा है। तो इस बंदे ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोल दी यार, इस बंदे ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई रुदरफोर्ड सर ने कि आपका जो पार्टिकल है मतलब एटम का काफ़ी अच्छा मॉडल दे दिया यार बंदे ने। मतलब लाइक पहले अपन बोल रहे थे कि अरे कैसे भी फैला हुआ है कुछ भी है, इसने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया कि भाई न्यूक्लियस भी कुछ होता है, ऐसा बताया इसने। ठीक है, अर्नस्ट रुदरफोर्ड नाम था, इनको काफ़ी लोग जानते भी हैं और काफ़ी रिसर्च भी की भी उन्होंने इस एरिया में। ठीक है, अब ये मॉडल तो चलो अच्छा है, तो इन्होंने ऐसा बोल दिया कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं, उसके चारों ओर ऑर्बिट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी थ्योरियाँ दी, बट उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी। ठीक है, गड़बड़ियाँ क्या थी वो मैं बताता हूँ कि अगर आपका न्यूक्लियस यहाँ पे है पॉजिटिवली चार्ज, इसके चारों ओर जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब ये थोड़े बड़े लोगों की बातें हैं, तो ये जैसे घूमता है ना, तो बिकॉज ऑफ अ फेनोमेनन कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। ये एक है रूल है, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे अगर फिजिक्स में डिग्री करोगे, बट इसकी एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस होती जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे 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 और एनर्जी लॉस हो रही है, यानी कि सेंटर की तरफ आ रहा है, राइट। तो ये धड़ाम करके न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा और आपकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसका ये तोड़ निकाला गया कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, बेवकूफ़ मत बनाओ, है ना। तो ऑफकोर्स सी बात है ये मॉडल भी रद्द हो गया कि भाई ये बेकार है, बकवास है ये। अब यहाँ पे आए बोहर साहब, जिनकी अपन बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी तक अपन कहानी पढ़ रहे थे, ये कहानियाँ का किसको डिटेल में नोट्स बनाने की इच्छा और रेड कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के पेन से, तो जाके एनसीईआरटी में देख सकते हैं, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और पढ़नी भी चाहिए, इंटरेस्ट आता है साइंस के अंदर, है ना। ये तो मैं बोलता रहता हूँ, बट जेई के अंदर जो काम आएगा वो अब जो मैं बताऊँगा वो काम आएगा। जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन अब जो बताऊँगा उससे बनेंगे। ठीक है, तो अपन को बोहर ने ऐसा बोला कि आपका जैसे न्यूक्लियस जो है एटम का, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। ठीक है, पहला रूल ये कि आपका जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपका कौन देगा? ये न्यूक्लियस और इसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, ये पहला रूल था। ठीक है, पहला दूसरा रूल की बात करो, मैं जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। ठीक है, तो इसका अपन मान लेते हैं कि z एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर है। अगर z एटॉमिक नंबर है तो बताओ उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? z प्रोटॉन्स, है ना। यानी कि न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? प्लस z इंटू ई। क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, मतलब ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की वैल्यू है ई की, माइनस मत लगा देना। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है z के बराबर और ये ई चार्ज है। तो अपन पहला ये कह रहे हैं कि एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इसको जो घूम रहा है, ये अगर आर रेडियस पे घूम रहा है v स्पीड के साथ, तो हमने बोला कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रही है वो इसको कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अपन लिख देते हैं एफ सेंट्रीपिटल कितना होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन स्मॉल m लिख रहे हैं, v मैंने लिख रखा है, r लिख रखा है, mv²/r होता है। याद करो, फिजिक्स 11 में बताया था, नहीं याद है तो पहले जाके पढ़ो। ओके, इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? k q1 q2 अपॉन r²। q1 कितना है? z q2 कितना है? e। तो z इंटू ई कितना है? z² लिख दूं मैं, k q1 q2 अपॉन r²। ठीक है, ये भाई समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। नहीं समझ में आ रहा है यानी तुमने मैकेनिक्स भी नहीं पढ़ रखी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ नहीं रखी है। भाई इतने आसान आसान तो कोर्सेज में बनाता हूँ, पीछे जाके प्लीज़ पढ़ लो, वरना समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अपन ने ये चीज़ लिख डाली है, पहला रूल था। दूसरा रूल इस बंदे ने ये बनाया, ठीक है, बोहर सर ने ये रूल बनाया कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, गोल गोल ऐसे चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे आपके जो इसका एंगुलर मोमेंटम है ना वो क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताओ? mvr, है ना, r×p। ठीक है, mvr जो होता है वो आपका सर्टेन वैल्यूज ही ले सकता है। सर्टेन वैल्यूज क्या मैं बताता हूँ। तो आपका जो इसका एंगुलर मोमेंट है ना, l इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी इक्वल टू क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब है कि कुछ सर्टेन वैल्यूज ही ले सकता है हर कोई, जैसे 1, 2, 1.5 ऐसी फिक्स वैल्यू दे दी कि यही इनमें से चुन सकते हो। ऐसा नहीं कि 1.47 कुछ भी लिखते जाओ, मतलब ऐसी कंटिन्यूस वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे लाइट है, उसकी वेवलेंथ कितनी भी हो सकती है ना आपकी,
वैसे इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू ले लोगे उठा के और हो जाएगी, कुछ सर्टेन वैल्यूज हो सकती है। सर्टेन वैल्यूज की वैल्यू क्या होती है बताता हूँ। तो एल की वैल्यू कितनी होगी MVR, और ये सर्टेन वैल्यू क्या होती है h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल्स। अब ये h क्या है, ये आपका हाइजन, ये आपका वो है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6266 × 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। तो ये एक और अपने पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं वो बाद में देखेंगे, बट ये दोनों आपको याद होने चाहिए, बाकी सब भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, ये दोनों याद रख लेना मेरे भाई, गलती से भी मत भूल जाना। अगर चैप्टर पूरा भूल जाओ या अगर चैप्टर में कुछ भी अभी तक नहीं सुना हो तो ध्यान दीजिए, ये दोनों इक्वेशन रट लीजिए, समझ लीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, पर ये दोनों दिमाग में घुस जानी चाहिए, कुछ भी हो जाए अभी के अभी, ठीक है। तो अपन ने चलो ये आगे कर लिया, अब अपन आगे बढ़ते कि अब आगे अपन क्या करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोहर साहब ने ये बोला कि इसके अलावा कोई भी आपकी, तो अगर अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपन आगे देखेंगे कि एक और कंक्लूजन ये भी आया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एटम में हर किसी रेडियस पे नहीं घूम सकता है और हर कोई एनर्जी लेवल भी अटेन नहीं कर सकता है। कुछ सर्टेन एनर्जी, कुछ सर्टेन रेडियस, कुछ सर्टेन वेलोसिटीज ही वो ऑब्टेन कर सकता है, तभी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये अपन ऑब्टेन करेंगे इनको सॉल्व करके, ठीक है। अब मुझे ही पता है तुम लोग सोच रहे होगे भाई इसमें और रदरफोर्ड में फ़र्क क्या है। इसने बस क्वांटाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इसने बस ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्टेन ऑर्बिट्स के अंदर गोल गोल घूम सकता है, जो रदरफोर्ड ने किया था ना, बट इसके अंदर ऐसे सर्टेन रूल्स फॉलो हो जाते हैं जिनको अपन क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह कहते हैं, जो अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। वो आप जब कॉलेज में जाओगे, IIT में जब जाओगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही आप पढ़ लोगे। IIT बॉम्बे में फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं ये चीज़, तो IIT के लिए भी अपन को छोड़ देते हैं, अभी अपन ध्यान देते हैं बेसिक चीज़ों पर। तो बोहर ने ये बोला कि यार अगर ये वाली कंडीशन कोई ऑर्बिटल फॉलो कर रहा है ना, कोई ऑर्बिट मतलब कोई सर्टेन रेडियस और वेलोसिटी की वैल्यू, तो हम रदरफोर्ड वाली चीज़ लगा सकते हैं। उसने बस ये बोला कि आप हर कहीं पे, रदरफोर्ड क्या कह रहा था कि यार कैसे भी जाके घूम जाए। इसने कुछ और फर्दर क्लैरिफिकेशन थोड़ी दिया कि इसमें क्या कंडीशन है, इसने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि यार ये कंडीशन जब जब हो रही है तब तब अपन गोल गोल घुमा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अब तक समझ आया होगा क्या किया है। अगर नहीं समझ में आया हो तो सब भूल जाओ, दिमाग में ये बस ये रखो कि बोहर साहब ने ये दो बातें बोली हैं, ठीक है। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे को R किसी तरह से भगाना है, बताओ मैं क्या करूँ, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखोगे तो अपन ये R² अगर इधर ले लें तो ये ऐसा बन जाएगा, कुछ भी नहीं किया मैंने, R² को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, पॉज करके पीछे जाओ समझ में आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड। तो क्या होगा देखो, RM कट गया और V बचा, V कितना रह जाएगा, kz² अपॉन NH अपॉन 2π। अब 2π अगर नीचे तो उसको अपन ऊपर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ke² इंटू 2π अपॉन h, या थोड़ा अच्छे से लिखे तो 2π ke² अपॉन h इंटू z अपॉन n, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लिया, देखो यही चीज़ आएगी, इसको इससे डिवाइड कर लो यही चीज़ आएगी, ठीक है। कैलकुलेशन बस मैंने थोड़ी ज़्यादा कर दी है, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ लोग याद रखते हैं, आप चाहो तो याद रख सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये दोनों तुम फटाफट से लिख पा रहे हो ना तो तुम्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यार ये स्टेप लिखने में केवल 1 सेकंड लगता है और उसको रिप्रोड्यूस करने में भी 1 सेकंड ही लगता है। और जेई में ऐसा भी नहीं कि फिर तुम 1 सेकंड कम चला दोगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। मैं तो ये सब याद नहीं रखता था, मैं तो ऐसे ही करता था, मेरे नंबर अच्छे भी आ गए, ठीक है। तो अपन इस तरह से चलेंगे, ठीक है। तो अपने पास ये V का फॉर्मूला आ गया, ये जस्ट मैं डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा था कि भाई ये चीज़ कैसे काम करती है। आपको बस ये दोनों याद करने, इसको याद करने की खास आवश्यकता नहीं है, किसी बच्चे को ज़बरदस्ती इच्छा हो रही तो कर सकता है, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ जो नोट करनी है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। तो अगर आप जैसे हाइड्रोजन की जगह हीलियम ले लेते हो, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह हीलियम ले लेते हो, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है बोहर के अंदर कि एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। जैसे अपन हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे अपन He लेंगे तो He+ लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लिथियम लेंगे तो Li2+ लेना पड़ेगा ताकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाए, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए ये होता है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहली बात ऑब्जर्व करेंगे कि V की जो वैल्यू है z अपॉन n से वेरी करती है। अगर अपन सेम सब कुछ रखते हैं, सब कुछ सेम है, क्योंकि देखो ये 2π ke² अपॉन h तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये सारे के सारे यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है ना। इलेक्ट्रॉन की चार्ज, प्लैंक कांस्टेंट, ये आपका परमिटिविटी है, ये सब सेम रहते हैं, पाई की वैल्यू सेम रहती है, 2 की वैल्यू सेम रहती है, केवल z अपॉन n चेंज हो सकता है। तो आपने अगर सब कुछ सेम रखा, मतलब यूनिवर्स में अगर सब कुछ सेम है, तो आपने अगर फर्स्ट स्टेट लिया हीलियम प्लस आयन का वर्सेस हाइड्रोजन, तो आपकी कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, डबल। देखो दिख रहा है z अपॉन n से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये एक अपनी पहली ऑब्जर्वेशन। अब अपने पास V आ गया, अब V से R निकालना बहुत ईजी, इक्वेशन में डाल दो, तो R कितना हो जाएगा, NH अपॉन 2π
mv। अब डाल दो यहाँ पे v, तो देखो क्या होता है, ये कुछ ऐसा आ गया। तो v प्रोपोर्शनल टू z बाय n हो गया, याद रखना है आपको, ठीक है। कितना हो जाएगा ये n स्क्वायर अपॉन z, मेन चीज़ ये है r इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z इंटू, यहाँ पे तो जो भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, 2 पाई का स्क्वायर इंटू के ई स्क्वायर, ठीक है। देख लेना कुछ टर्म मिस हो गया होता, आई एम सॉरी, बट ओवरऑल मुझे ये डेमोस्ट्रेट करना था कि r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने 11th में पढ़ रखी है यार, है ना। और इसकी वैल्यू जो होती है ना, अगर आप हाइड्रोजन के अंदर फर्स्ट स्टेट लेते हो तो r की वैल्यू आती है 0.053 nm, ठीक है। तो 0.053 नैनोमीटर, 0.053 इंटू 10⁻⁹ मीटर बेसिकली ये होती है क्या, आपकी फर्स्ट बोहर रेडियस nm, नैनोमीटर, ठीक है। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं। और इवन ये वैल्यू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के आसपास आती है, 2 × 10⁻6 के आसपास आती है वेलोसिटी की वैल्यू। बट मैं चाहता हूँ आप एक बार कैलकुलेट करके निकालो वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, ठीक है। आपकी स्पीड एटलीस्ट बढ़ेगी थोड़ी, बाकी लोकअप करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये रेडियस की वैल्यू याद रखनी है, कई बार काम आ जाती है, ठीक है। मुझे पता है शायद थोड़ा आप कन्फ्यूज हो गए, तो मैं वापस बता देता हूँ मैंने क्या क्या बोला। मैंने ये बोला कि आपने ये दोनों इक्वेशन दिमाग में रख ली, ये दोनों, ये और ये, आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बता दिया, वो प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n आया। फिर अपने रेडियस के अंदर वेलोसिटी यहाँ डाल दी, देखो ये यहाँ आपने पुट कर दिया जो फॉर्मूला आया था, तो रेडियस की भी वैल्यू आ गई। तो रेडियस में अपने ऑब्जर्व किया हुआ n स्क्वायर अपॉन z से वेरी करता है, जहाँ पे r नॉट यानी कि n और z की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 0.053 nm हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको बोले कि लिथियम 2+ का सेकंड स्टेट का रेडियस कितना होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जेईई में आ सकता है। तो अपन क्या बोलेंगे, n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.053 nm, ठीक है। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, सेकंड स्टेट है तो 2 स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि लिथियम है तो 4/3 इंटू ये करके निकाल लो वैल्यू जो भी है। समझ गया, आई होप आप लोग समझ गए होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट चीज़ आती है क्या, एनर्जी। एनर्जी होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -k/q1 q2 अपॉन r, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू अगर लिखोगे तो चलो मैं तुम्हारे लिए लिख ही देता हूँ। अब मैंने मिटाया क्यों यार ये सब, ठीक है। चलो तुम्हारे फॉर्मूला मैं यहीं से देख के लिख लेता हूँ यार, आप प्लीज़ कैलकुलेशन करके लिखिएगा, है ना। कितनी वैल्यू हो गई, -mz² e⁴ अपॉन 8ε0² h²n², ठीक है। तो ये आपकी होगी टोटल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सब याद नहीं रखना है यार, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज, जैसे मैंने भी याद रखा, मैंने भी देख के लिखा है, ठीक है। तो E की जो वैल्यू है एनर्जी, वो प्रोपोर्शनल टू किससे है, z² अपॉन n²। ये चीज़ याद रखनी होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आई नो आप में से कई सारे लोग ऐसी अगड़म बगड़म इक्वेशंस देख के घबरा गए होंगे। तो अब मैं आपको फाइनली बता देता हूँ याद क्या रखना है, क्वेश्चन क्या आएगा और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, जो मेन चीज़ है। तो अपने पास इतना ही याद होना चाहिए, जो मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, इतना ही याद होना चाहिए पूरे चैप्टर में, ठीक है। एक ये और एक ओके, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या वैल्यू आई, अपन को ये याद रखना है कि यार एक तो mv²/r = kz² होता है, तो उससे अपने पास ये इक्वेशन आ जाती है। दूसरा ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो जाता है, mvr = nh/2π आ जाता है। ये दो, इन दोनों को यूज करके अपन ने सबसे पहले वेलोसिटी निकाली जो प्रोपोर्शनल टू z अपॉन r आ रही है। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, लंबा सा हो, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपको अगर निकालना होगा आप एग्जाम में डायरेक्ट करके निकाल लीजिएगा। 99% केसेज में क्वेश्चन इसके ये वाले आते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी किस में, ठीक है। तो इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एनर्जी के केस में z² अपॉन n² के प्रोपोर्शनल आता है, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आपको अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि लिथियम 2+ के अंदर सेकंड स्टेट की एनर्जी बताओ, तो कितनी हो जाएगी, लिथियम 2+ है तो z कितना है 3 का स्क्वायर, z मतलब कि एटॉमिक नंबर है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। n कितना है, सेकंड स्टेट की पूछा है, तो ये इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 9/4, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया, है ना। तो ये अपन ने एनर्जी निकाल ली। फिर अपन को आता है रेडियस का सवाल।
कि रेडियस मैंने बता दिया कि यार लिथियम 2+ में फोर्थ स्टेट की रेडियस बताओ, तो निकाल लो n² करके, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर फर्स्ट स्टेट की रेडियस कितनी होती है 0.053 नैनोमीटर, और आपको अगर किसी nth स्टेट का पूछा जाए फॉर एटॉमिक नंबर z तो आपको इससे निकाल देना है, ठीक है। ये बोर्ड पे जो मैंने लिख रखा है ना अभी, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ये वाली इक्वेशन इतना भी याद रखोगे हो गया। एनर्जी के केस में याद रख लेना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z²/n², रेडियस के केस में n²/z, और बोहर रेडियस की वैल्यू इतनी होती है। ये इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में काम की है बस, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे 95% क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। तो आप इसको देखिए। अब मैं इसके बारे में कुछ और बातें करूंगा स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम की। तो मैंने आपको बताया था कि यार पिछली वीडियो के अंदर ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मेनली मैंने आपको बोहर के 2 पोस्टुलेट्स बताए थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि Q1Q2/r² बराबर mv²/r, ओके। और दूसरी इक्वेशन अपने लिखी कि mvr इक्वल टू nh/2π, यानी कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड होता है। उनको यूज करके अपन इन 3 कंक्लूजन्स पे पहुंचे। तो यहाँ पे मैंने तीनों फॉर्मूले अच्छे से सजा के आपके लिए लिख लिए, आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि रेडियस की वैल्यू होती है 0.053 n²/z नैनोमीटर। ये नैनोमीटर है, ये n ये वाला नहीं, ये नैनोमीटर है, ठीक है, ये यूनिट है। तो इसकी वैल्यू अगर अपन एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखते हैं, k से ज्यादा स्टैंडर्ड एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये कुछ वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट h² n²/πm/z²। एप्सिलॉन नॉट आपका वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, h आपका प्लैंक कांस्टेंट, n आपका ऑर्बिटल नंबर, ऑर्बिट जो है आपका कौन से स्टेट की बात कर रहे हो, पाई आपका 3.14 वाला, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z आपका चार्ज ऑन द एटम या कितने प्रोटॉन्स है बेसिकली एटॉमिक नंबर, और e आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंपल बात है। वेलोसिटी 2.18 × 10⁶ है ना, 2.18 × 10⁶ मीटर/सेकंड इंटू z/n, इतना हाई स्पीड पे होता है। अगर आप हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेट की बात करो तो इसको बोहर वेलोसिटी बोला जाता है, बोहर रेडियस बोला जाता है, ऐसा कुछ। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है z²/2ε0 hn, मैंने बता दिया सब कुछ क्या है। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर अपन बात करें तो -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये e आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो थी -mz² e⁴/8ε0² h²n²। ये तीनों अगर याद नहीं हो रहे हो तो जबरदस्ती दिमाग पे जोर मत डालना, ये तीनों याद होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए ये तीनों याद होने ही होने चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाए, ठीक है। और डेरिवेशन तो आपको पता होना चाहिए कैसे आ रहे हैं, ठीक है। डेरिवेशन याद कर लो या फिर, और फटाफट से करना सीख जाओ उसको, या फिर ये वैल्यूज याद कर सकते हो, ठीक है। और एटलीस्ट ये तो याद करने ही करना है, ठीक है। तो चलो यार अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कि चलो यार ये बात तो हुई है ना। अब अपन को यार अगर ऐसा करना है कि अपन ने बोहर के अंदर बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन एक चीज अपन ने और मैंने बात डिस्कस नहीं की थी क्योंकि वहां पे वो रिलेवेंट नहीं थी, तो मैं अब बताता हूं। आपके पास अगर 2 जैसे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, तो ये आपका बीच में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक घूम रहा है, ठीक है, और ये n=1 वाली स्टेट है, मतलब कि हाइड्रोजन एटम है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब अपन ने इसको अगर सर्टेन एनर्जी दी ना तो ये एक्साइट होकर स्टेट में चला जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, नहीं पढ़ा हुआ है या नहीं पता क्यों, तो होता है, ये फेनोमेनन है, धरती में देखा गया है, नेचर में है, ठीक है। तो ऐसे जंपिंग हो जाती है बेसिकली, ओके। तो इस फेनोमेनन में बोहर ने एक चीज और नोटिस की कि ये सर्टेन वैल्यूज ऑफ द रेडिएशन प्रोवाइडेड पे ही होता है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे रेडिएशन देते हो, ठीक है, रेडिएशन आप प्रोवाइड करते हो, मतलब लाइट वगैरह कुछ भी आप देते हो, और उससे एक्साइटेशन होती है। और अगर ये सर्टेन रेंज के अंदर होता है ना, सर्टेन रेंज के अंदर होता है, तो आपका मतलब एक सर्टेन वैल्यू अगर आप दे देते हो ना, तभी ये चीज होती है। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने ये बोला कि अगर आपने न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर डाली है, ठीक है, तो h इंटू न्यू उसकी एनर्जी होती है फोटोन की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था। नहीं समझ में आया तो वापस बता देता हूँ। आपके पास अगर न्यू फ्रीक्वेंसी, ये सिंबल होता है v जैसा दिखता है, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है, न्यू, इसको न्यू, ये v है और ये न्यू है, NU, ठीक है। ये एक ग्रीक सिंबल है, जैसे आपका अल्फा बीटा होता है वैसे ही। तो h न्यू एनर्जी होती है उस फोटोन की। हमने वो एनर्जी जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को दी, अगर वो इन दोनों, जैसे ये इसकी एनर्जी अगर E1 है, इसकी एनर्जी अगर E2 है, इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर अगर ये चीज हुई तो आपका एक्साइटेशन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एब्सोल्यूट वाला लगा दो, मैं समझाऊंगा क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब अपन ने देखा कि यार अपने पास जैसे स्टेट 1 की अगर अपन बात करें, जैसे फर्स्ट स्टेट की कितनी एनर्जी है -13.6 हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो अब यहाँ पे बताओ सेकंड स्टेट की कितनी एनर्जी होगी। n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, कितनी होगी, 13.6 इंटू 4 लगाओ, कितना होता है बताओ। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 5.54.4, ठीक है। 54.4 एनर्जी है इस स्टेट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। सॉरी n z²/n, ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा,
डिवाइड बाय होगा, ठीक है। Z की वैल्यू आपकी 1 ही रहेगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, N की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। क्या कर रहा है भाई तू, ठीक है। तो ये -3.4 आ जाता है, ठीक है। ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस स्टेट की एनर्जी है, ठीक है। तो सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, आपने फॉर्मूला में Z की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 2 डाली, पहले 1 डाली तो ये आया, 2 डाली तो ये आया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये वाला जो स्टेट है ये लोअर एनर्जी पे है, ठीक है, माइनस में ज्यादा है तो लोअर एनर्जी पे है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी कि सेकंड स्टेट इज एट अ हायर एनर्जी। हायर एनर्जी डिफरेंस कितना है इसका निकाल के देखो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि आपको अगर इस स्टेट से इस स्टेट में जाना है तो आपकी एनर्जी कितनी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, इतनी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्ट, ओके। तो आपने अगर इतनी एनर्जी एग्जैक्टली इसको दे दी कि यार इसकी एनर्जी -13.6 थी, इसमें आपने एग्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर आपने फोटोन कहीं से डाल दिया किसी भी तरीके से, तो इसमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऐड हो जाएगी। तो कितना आएगा, -3.4। और जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होती है आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और सेकंड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो जब अपन इस प्रोसेस को करते हैं इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, ठीक है। तो ये हुई एक बात। अब अपन एक उल्टा सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में था, किसी वजह से कहीं पे भी सेकंड स्टेट में था, इसकी एनर्जी कितनी थी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है तो इसने कितनी एनर्जी खो दी, देखो एनर्जी कम हो गई इसकी, कितनी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कम हो गई अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया तो। अब एनर्जी कम हुई है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कहीं और जानी चाहिए। आपका इलेक्ट्रॉन पहले हाईली एक्साइटेड था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे था, अब ये अगर नीचे आ गया, इसने एनर्जी लो कर दी, -13.6 कर दी, तो यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहीं ना कहीं गई है। तो वो एनर्जी जो होती है उसको अपन देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एज अ फोटोन, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोटोन निकल जाएगा, ये मैं रब कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। हालांकि ये मैं वैल्यू रब नहीं करूंगा, किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को, ये तीनों की जरूरत पड़ेगी अपन को, ये रब नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो इस केस में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन बाहर रिलीज हो जाएगा और इसकी आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो किससे, अपनी h न्यू इक्वल टू एनर्जी वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो मुझे पता है आप से कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैंने बस इतना बोला कि बोहर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन, यानी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग फ्रॉम ऑर्बिटल जो होती है ना, वो कुछ सर्टेन वैल्यूज में ही हो सकती है, और वो वैल्यूज तब होंगी जब आपकी जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो h न्यू के बराबर होगा, ठीक है। अगर आपने जो लाइट दी है h न्यू, उसकी आप एनर्जी निकालो, ठीक है। अगर वो किसी एक एक्साइटेशन पोटेंशियल के इक्वल हुई, मतलब हो सकता है कि यार फर्स्ट टू थर्ड, सेकंड टू फर्स्ट, सेकंड टू थर्ड, कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हुई तो आपका काम ये हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली बोला है। अब आपने यहाँ पे 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो कुछ भी नहीं होगा, 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये वहीं पड़ा रहेगा, एग्जैक्टली 10.2 दी तो ही होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे आएंगे, ज़्यादा होशियार बच्चे, भैया एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके 10.205 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो एग्जाम में अगर 10.2 आ जाए तो क्या करें। तो भाई ये सिग्निफिकेंट फिगर वाली हरकतें एग्जाम में करके मत आना, ये गलती मैंने खुद जेईई एडवांस में की थी और फालतू में अपनी रैंक गिराई बिन मतलब की, ठीक है। तो 10.2 एक स्टैंडर्ड फिगर अपन मानते हैं, 13.4 13.6 स्टैंडर्ड फिगर है, ये आ जाए तो इसको मान लो एक्यूरेट है। अब यहाँ पे 10.1 है, 10.3 है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि डिफरेंट है, और वो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाता है, ठीक है। अब ये एक्साइटेशन का क्वेश्चन है, उसमें डेलिबरेटली करके 10.0 वगैरह कर रखा हो तो आपको फिर भी सोचना चाहिए अलॉन्ग दोज लाइंस। अगर किसी ने ऐसे ही 10.1 या 10.2 आउट ऑफ एरर लिख रखा है तो उसमें ज़्यादा दिमाग अपन को नहीं लगाना है और क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अपन इसका कुछ डेरिवेशन देखते हैं कि यार अपन अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं सो दैट अपन यार कोई फॉर्मूला ला पाए कि यार किस एक्साइटेशन पे किस तरह की एनर्जी या वेवलेंथ चाहिए होगी या रिलीज होगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एनर्जी क्या होती है आपके इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी इस वैल्यू को 13.6 अगर अपन माने तो मैं आपको बता देता हूं टोटल एनर्जी अपनी -13.6 है, इसमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है और इसका डबल यानी कि 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है इसका ब्रेकअप, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है 13.6, आप कैलकुलेट करते हो तो इतनी ही आती है। अरे ये मैंने क्यों डिलीट कर दिया, हाँ उसकी जरूरत नहीं थी वैसे भी, ठीक है। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो आप निकाल सकते हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी के अंदर यहाँ पे प्लस लगा दो, पोटेंशियल के अंदर यहाँ पे -1/4 कर दो 1/8 की जगह, ठीक है। समझ गए इतना। अब अपन निकालते हैं चलो फॉर्मूला, ठीक है। तो अपने पास दो स्टेट थे जैसे N और M, ठीक है, एक स्टेट था N एक स्टेट था M,
ठीक है, या यहाँ पे m आ रहा है तो अपन n1 और n2 यूज करेंगे। ठीक है, n1 एक स्टेट थी और n2 स्टेट थी। एनर्जी ऑफ n1 स्टेट कितनी है, इसमें आंसर वैल्यू डालो, -mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n1²। ठीक है, और एनर्जी ऑफ 2 कितनी है, सेम चीज के अंदर वैल्यू डाल दो, mz e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² अपॉन n2²। ठीक है, बराबर। अब अपन ने क्या बोला कि डिपेंडिंग ऑन अपन किस डायरेक्शन में अपन कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, उससे हमें एनर्जी सप्लाई करनी है, यानी फोटोन उस पर स्ट्राइक कराना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हायर से लोअर जा रहा है यानी कि फोटोन रिलीज होगा। अब यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस का खेल खेलते रहते हैं, बकवास है, टाइम वेस्ट है वो। आपको बस ये एब्सोल्यूट वैल्यू में मैं जो बताऊंगा याद रख लेना, और फिर साइन आप इससे डिटरमाइन करते रहना। E1 माइनस E2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h²। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को अभी चलो हटाओ, बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो E1 माइनस E2 अपने डायरेक्ट ही कर डाला, 1/n2² माइनस 1/n1²। अब अगर अपन को एमिशन चाहिए तो ये E1 माइनस E2 किसके बराबर होना चाहिए, एनर्जी ऑफ द फोटोन के। अब ये फोटोन का साइन क्या है वो यार तुम निकालते रहना, डिपेंडिंग ऑन अपन को क्या कराना है। मैंने तुम्हें बताया अगर हायर टू लोअर एनर्जी जा रहे हैं, यानी अगर जैसे तुम्हें क्वेश्चन में बोला है कि 1 से 2 जा रहे हैं, सिंपल सी बात है एक्साइटेशन चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि बाहर जा रहे हैं। और अगर 2 से 1 जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है एमिशन, मतलब हाँ एमिशन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप जपन चाहोगे कि आपको क्या कराना है, एमिशन या ये वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे यूज करना, और साइन निकालने के लिए ये यूज करना। ठीक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू बता भी दूंगा। तो अपने पास अगर अपन न्यू को लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं hc/λ, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वेव के अंदर ये वाला रिलेशन होल्ड करता है, जहाँ पे लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ द वेव है। नहीं पता तो वेव्स में जाके देख लो, है ना। तो ये अपने लिख दिया। अब इसको वापस से क्या लिखना है, ये ऐसे ही लिख डालो इसको। ठीक है, ये दोनों इक्वल स्टेटमेंट्स है बेसिकली, है ना। अब अपन अगर 1/λ की वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी, वो mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इंटू 1/n2² माइनस 1/n1²। ठीक है, इस रिलेशनशिप को कहा जाता है आपकी रिडबर्ग इक्वेशन, और ये जो कांस्टेंट है इसको कहा जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट R। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका पहले यूनिट बताओ क्या होगा, सोचो। ठीक है, डायमेंशन यूनिट का अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचो भाई, है ना। यूनिट डायमेंशन आधे बच्चों को समझ में नहीं आते हैं इन्हीं वजह से। ठीक है, मैं साइड्स पे हट रहा हूँ आपके लिए, आप प्लीज़ सोचिए इस बारे में, और फिर मैं वापस आऊँगा फ्रेम के अंदर। तो सोच लिया तो मैं बताता हूँ। देखो इस साइड अपना क्या है 1/मीटर, और ये क्या है, ये तो नंबर है, एटॉमिक नंबर है, इसका कोई यूनिट थोड़ी होता है। यहाँ पे आपको 1 2 3 डालने हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका किसी तरह का यूनिट नहीं है, यानी कि इस क्वांटिटी का यूनिट क्या हो जाएगा 1/मीटर। तो इसकी वैल्यू आती है 1.097 × 10⁷ पर मीटर। एक बार तो ये अपना आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे बच्चे पूछेंगे भैया ये वैल्यू याद करनी है क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं, ये मुझे भी याद नहीं थी, ना मुझे अभी याद है, ना मुझे जेईई के टाइम याद थी। फिर भी मैं बहुत अच्छी रैंक लाके IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में भी पहुंच गया, AR1 भी लेके आ गया, फुल मार्क्स भी लेके आ गया। ठीक है, ब्रैग करने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि भाई मुझे अगर याद करने की जरूरत नहीं पड़ी तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें भी नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, और अगर पूछ भी लिया जाए बाय द वे तो आप डेराइव कर सकते हो यार, बता तो दिया मैंने, तुम्हारे सामने डेराइव करा, कौन सा टाइम लग गया। ठीक है, ये वीडियो अभी 13 मिनट हुए नहीं, और मैं तो ये अभी 2-3 मिनट पहले शुरू किया था। ठीक है, तो अगर आ भी जाए तो आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अब याद करने में आप फालतू में दिमाग में बिन मतलब की चीज़ें घुसाओगे तो बाकी चीज़ों की स्पेस कम होती है। इसको याद करने से काफ़ी अच्छा आप इनऑर्गेनिक रिएक्शन याद कर लो, कुछ नंबर आएंगे एटलीस्ट, है ना। तो ये लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास एक इक्वेशन आ गई 1/λ बराबर ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं बताता हूं। आपको क्वेश्चन ये आएगा यू आर गिवन अ, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और आप कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है तो आप यहाँ पे z² मल्टीप्लाई करके भी याद कर लो, ये याद कर लो। ठीक है, कंक्लूजन ये हुआ कि आपको ये चीज याद रखनी है, ये अनदर फॉर्मूला है जो आपको याद होना ही होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर, वरना काम नहीं चलेगा बेटा। तो ये क्या है, बेसिकली आपको बोला जाएगा कि यू आर गिवन अ लिथियम 2+ आयन, ठीक है। उसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया जो आपकी थर्ड से सेकंड स्टेट में गया, देन कैलकुलेट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द एमिशन, मतलब जो एमिशन क्या हुई वेवलेंथ की, ये बोलेंगे। ठीक है, किस वेवलेंथ की लाइट दिखेगी अगर आपके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस ट्रांजिशन को करता है। तो पहली बात अपन को ये समझना होगा कि लाइट दिखेगी क्यों। तो देखो हायर से लोअर जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है यानी एनर्जी गिव अप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब
एक राजा अगर एक बड़ी कुर्सी से नीचे आ रहा है तो यानी वो अपनी पावर गिव अप कर रहा है, राइट, है ना, रिटायर हो रहा है बेसिकली, तो वो एनर्जी एमिट करेगा, फोटोन एमिट करेगा। तो फोटोन की अपन को वेवलेंथ निकालनी है। कैसे निकालनी है? फॉर्मूला से निकालनी है। 1/λ की वैल्यू कितनी होगी? 1.097 इंटू 10⁻7। n1 कितना है, n2 कितना है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम सोचो ही मत, प्लस माइनस का सोचो ही मत, आंसर निकाल के एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे n1 मेरे को पता है वैल्यू क्या आएगी, बट ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। कुछ भी लिख लो, अब साइन आपको मैंने जैसे बताया वैसे ही निकालना है, ठीक है। z कितना है, लिथियम का z कितना होता है 3 स्क्वायर। तो निकाल लो यार जो भी आंसर है आपका, ठीक है, निकल जाएगा। कैलकुलेशन करनी है ये भी मैं करके बताऊँ क्या? तो लैम्डा आप निकाल सकते हो, ईजी पीजी, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब यहाँ पे एक्चुअली वो भी इजी है, 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो 5/4, तो ये 1.26 आ जाएगी लगभग, 1.26 इंटू 10⁻7 मीटर। इसका उल्टा करोगे कितना आ जाएगा? 0.8, हाँ 0.8 आएगा। 0.8 इंटू 10⁻7 यानी 800 नैनोमीटर की इसमें लगभग। अब यार 750 850 आ रहा तो खा मत जाना, मैं अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ। 800 nm के आसपास की आपकी एमिशन हो जाएगी लैम्डा की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिटरली जेईई मेन जेईई एडवांस में आ जाते हैं, लिटरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं। भाई कैसे, क्या? मैंने तुम्हें पूरे चैप्टर में केवल 4 इक्वेशन याद करने को बोली है। एक यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला, एक वेलोसिटी का, एक एनर्जी का, ये याद करने को बोला है बस, और एक ये याद करने को बोला है। और मैंने आपको बोला है बोहर के 2 पोस्टुलेट याद कर लो। इसके अलावा कोई चौथी चीज मैंने बोली तुम्हें याद करने को, 5वीं चीज, 6ठी चीज, 7वीं चीज, है ना, नहीं बोली ना। फिर भी यार बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता और बिन मतलब ये याद करके रखते हैं कि अरे mz² e⁴/4/8 क्या लॉजिक है भाई? ये पहले करना सीखेंगे। चलो भाई ये अपना हो गया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा लिख देते 1/9 - 1/4 और बोलते अरे भैया नेगेटिव में कैसे आ गई वेवलेंथ। तो भाई सोचो ही मत, इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू वो रिपोर्ट करो। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या, एमिशन है या फिर एब्जॉर्प्शन है, बेसिकली यही हुआ। तो एमिशन जो है उसके अंदर सिंपल सी बात है कि हायर टू लोअर जा रही यानी एमिट होगी फोटोन, और अगर लोअर टू हायर जा रही यानी आपका ऑब्जॉर्प्शन हुआ है ऑफ फोटोन, ठीक है। समझ गए आप ये लोग? तो ये होगी अपने स्पेक्ट्रम की बात है। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम में भी दुनिया भर की सीरीज होती है। अगर आप किसी स्टेट से जाके फर्स्ट स्टेट में जा रहे हो उसको लाइमन सीरीज बोला जाता है, उसके बाद सेकंड स्टेट में जा रहे हो उसको बाल्मर सीरीज बोला जाता है, ठीक है। जो आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम में भी लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, पी फंड, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के एक है। तो ये रटने वाली चीज़ें हैं, कोई नहीं पूछने वाला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। फिर भी तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी के अंदर इस तरह की बहुत सारी बकवास वगैरह दी हुई है, थ्योरी जिसको हम कहते हैं, पढ़ सकते हो, बोर्ड एग्जाम में काम आ जाती है। मैंने भी बता दिया क्या नाम है इनके, आप यहाँ से भी देख सकते हो। बाल्मर सीरीज इंपॉर्टेंट है, लाइमन सीरीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना थोड़ी, है ना। बाकी जेईई मेन जेईई एडवांस में क्वेश्चन जो आएंगे वो इन्हीं चीज़ों से आएंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो, है ना। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह क्वेश्चन, और ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। दिस इज योर सो कॉल्ड टफ क्वेश्चन। बोलेंगे हाइड्रोजन एटम जो है, ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है एट सेंटर। अब बोलोगे भैया आपने तो रेडियस और वेलोसिटी की बात की थी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गई? तो यार थोड़ा दिमाग लगाना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो जेईई एडवांस में आ सकता है कभी, है ना। तो थोड़ा दिमाग अपन लगाने की कोशिश करेंगे यार, भगवान ने दिमाग दिया, लगाओ थोड़ा। तो अपन थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहाँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अपन ने पहले मॉडल बनाया कि हो क्या है। यहाँ पे देखो ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो मैग्नेटिज्म में याद करो कि यार मैग्नेटिज्म क्यों आता है, मैग्नेटिक फील्ड आती क्यों है, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ बोहर एटम। ये आप मान लो, ठीक है। बोहर एटम का सेंटर मतलब न्यूक्लियस के यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट की वजह से आता है मैग्नेटिज्म। करंट यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इधर, मूविंग चार्जेस, करंट, एंड करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो यार ये आपको एक करंट नहीं दिख रहा है गोल गोल जाते हुए, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अगर आप इसको पॉइंट को कंसिडर करो तो इसमें जो भी इसका टाइम पीरियड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है, यानी इसमें E/T करंट फ्लो हो रहा है, जहाँ पे E इज नथिंग बट द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन हियर एंड T इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्योंकि एक टाइम पीरियड के अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो इतना चार्ज अपॉन इतना टाइम, इतना करंट है। और अपने पढ़ा हुआ है कि यार कॉइल अगर एक है, ये कॉइल हो गई, फिर बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, राइट, यही तो है। μ0I/2R के बराबर होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो आई निकाल लो, आर का फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा कि मैं खुद जेईई एडवांस में क्वेश्चन बना रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है भाई, मैंने बस ये याद कर रखा है, मैंने बस इतना याद कर रखा है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, ठीक है।
ठीक है। ये k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। z की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि अपन फर्स्ट स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो अब अपन को यहाँ पे करंट निकालना है, ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, E अपॉन टी। तो हमको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे आएगा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है टाइम पीरियड में, 2πr के बराबर, ठीक है। तो E अपॉन टाइम पीरियड निकालना है, 2πr अपॉन वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी अपन यहाँ से लिख डालो, ठीक है। तो बेसिकली वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये अपना आंसर है, ठीक है। म्यू नॉट I अपॉन 2r, ठीक है। म्यू नॉट ये रहा, 2r ये रहा, I निकालना है। I की वैल्यू कितनी है, E अपॉन टी। E ये अपन ने लिख दिया, टाइम पीरियड अपन ने बताया कितना, 2πr/v। आई थिंक अभी तक सबको समझ में आ गया होगा यार, ये तो सिंपल सर्कुलर मोशन की बात ही थी, अभी तक मैं कुछ अलग बताया भी नहीं। अगर नहीं समझ आया प्लीज पीछे जाके देखो, कुछ भी नहीं किया है। B की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू आई होती है, एक मैग्नेटिक कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल के बीच में, एंड दिस एटम इज बिहेविंग लाइक अ कॉइल बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल जा रहा है। तो हमने यहाँ पे म्यू नॉट बाय 2r लिख दिया, और आई की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन एक बार, जैसे अपन इस पॉइंट कंसिडर करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक बार आया है कितने में, टाइम पीरियड t के अंदर, ठीक है। तो E अपॉन टी इसका करंट हो गया, करंट अपॉन चार्ज अपॉन टाइम होता है आपका करंट, ठीक है। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ E, और टाइम कितने टाइम में, t टाइम में, ठीक है। t कितना टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, वन टाइम पीरियड में 2πr, बिकॉज एक पूरा रोटेशन हो रहा है, सर्कल का सर्कल 2πr होता है, वेलोसिटी v है, तो ये अपन ने लिख डाला, ठीक है। तो बेसिकली वी आर सपोज टू कैलकुलेट दिस। अब v अपॉन आर स्क्वायर कहाँ से आया यार, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, क्या है ये, ठीक है। तो अपन ने थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाया कि अपन v अपॉन आर स्क्वायर कहाँ से ला सकते हैं, ऐसा क्या करें कि v अपॉन आर स्क्वायर अपने पास आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, v और r निकाल के डिवाइड कर दो, ज़्यादा सोचना ही नहीं, मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं इस बारे में, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या आ गया, यहाँ से अपन ने ये लिख दिया कि यार आर स्क्वायर को इधर ले गए तो mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया दोनों को, तो कितना हो गया आपका, सेकेंड डिवाइड बाय 1 किया बेसिकली मैंने, तो v r m v एक एक कट गया, अपने पास केवल v बचा, इक्वल टू के ई स्क्वायर 2π अपॉन h, ठीक है। ये अपने पास v आ गया, r की वैल्यू आप निकाल लो, h अपॉन 2π m इंटू v, ठीक है। r आ गया और v आ गया, अब निकाल लो v अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट e अपॉन 4π इंटू v, 2π के ई स्क्वायर अपॉन h। अब r स्क्वायर का उल्टा कर दो, ठीक है, r का स्क्वायर करके उल्टा कर दो, 16π स्क्वायर पाई पावर 4 m स्क्वायर के स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन h पावर 4, ठीक। कुछ भी नहीं किया, r स्क्वायर करके उल्टा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो h पावर 5 भाई बहुत खतरनाक वैल्यू आ रही है ये तो, यहाँ पे 2, ये 8 कटा, तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पे 8, म्यू नॉट ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन e की पावर कितनी आएगी, e स्क्वायर e पावर 7, ठीक है। म्यू नॉट गया, 8 गया, e पावर 7 गया, k की वैल्यू कितनी आ रही, k क्यूब, ये देखो k अपना कौन सा, वो 9 इंटू 10 पावर 9 वाला, ठीक है। मास का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और पाई पावर 4, मास का स्क्वायर गया, पाई पावर 4 गया, 8 आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे h बचा है, h पावर 5। भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, ये तुम्हारा टफ से टफ क्वेश्चन मैंने बना के बता दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भाई और क्या करोगे इसके आगे तुम, ठीक है। अब अपन ने इस क्वेश्चन से क्या सीख ली कि यार ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं होते हैं, है ना, इससे टफ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता आपका, इससे टफ क्वेश्चन आपका कभी जे एडवांस में आएगा ही नहीं। इसमें क्या करना था, बस मल्टीपल कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर लिया, अपन को बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो इसके बीच में। तो अपन सबसे पहले दिमाग चलाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का सबसे हाई लेवल कॉन्सेप्ट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिज्म यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, कॉइल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो सीधा कॉइल का फॉर्मूला आना चाहिए, म्यू नॉट I अपॉन 2a, ठीक है, 2r यहाँ पे। तो और अपन को रेडियस पता है इस कॉइल का, बिल्कुल पता है, आई नहीं पता है, आई निकालने पे ध्यान दो, आई कहाँ से आएगा, सोचो कहाँ से आएगा। तो अपन ने देखा यार इलेक्ट्रॉन है, एक टाइम पीरियड के अंदर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर एक ई चार्ज आपका फ्लो हुआ है, ठीक है। तो अपन ने E अपॉन टी कर दिया, टी कहाँ से आएगा, याद करो, अपन टी कहाँ से निकालेंगे, सर्कुलर मोशन यूज करके। तो इसके अंदर आपने देखा कि यार एक रेवोल्यूशन के अंदर ये 2πr डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और v स्पीड से कर रहा है। अब r और v अपन को पता है, निकालो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे 3-4 चीजें यूज थी, यहाँ पे मैग्नेटिज्म भी यूज था, यहाँ पे बोहर मॉडल भी यूज था,
और यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं एंगुलर, चलो ठीक है वो हटा दो, और सर्कुलर मोशन भी यूज था। तो वही है कि एडवांस में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के। इसमें क्या क्या बेसिकली मल्टीपल कॉन्सेप्ट डाल दिए तो बच्चे को लगा कि अरे अरे बड़ा क्वेश्चन आ गया, टफ क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिंपल ही चीज़ थी। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। मैंने आपको ये बोला कि आपको इस चैप्टर में केवल 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए। पहले बोर के दोनों पोस्टुलेट MVR इक्वल टू NH/2π, और दूसरा ये KZ² R² इक्वल टू MV²/R। ठीक है, ये दो याद रखो। रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी के तीनों फॉर्मूले याद करो, नंबर वाले, वो अलजेब्रा वाले नहीं। फिर आप याद रखो रेडबर्ग कांस्टेंट वाली इक्वेशन कि यार अपन जब एक्साइटेशन होता है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली 2-3 क्वेश्चन आएंगे। एक तो एनर्जी निकालो, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालो, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट निकालो, वो मैंने बता दिया कैसे करना है। एक और स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि अगर इस तरह की जंप हुई तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा कर देंगे कि 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z², ये अगर जैसे दे रखा है आपको इक्वल टू 1/λ, आपको बोल देंगे कि एक सर्टेन एमिशन हुआ, उसके अंदर इतनी एनर्जी एमिट हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया एक सर्टेन एमिशन के अंदर इतनी एनर्जी एमिट हुई। ठीक है, यानी अपन को क्या करना है, इसको यार यहाँ पे मैं R लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे R लिख दे रहा हूँ मैं ताकि इजी रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो एक सर्टेन एमिशन के अंदर डेल्टा एनर्जी कितनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे आ गई। ठीक है, तो बोलेंगे कि कौन सा ट्रांजिशन है, अगर हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट है। तो आप सोचो, अब यहाँ पे अपन को एनर्जी लिखनी है तो अपन HC से मल्टीप्लाई कर देते हैं। HC/λ इक्वल टू RHC इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। हाइड्रोजन एटम की बात करो तो Z की वैल्यू 1 ही ले लो। ठीक है, तो अपन को बेसिकली ऐसी कुछ वैल्यू निकालनी है जिसमें इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो अब यहाँ पे एक बात मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ कि RHC जो होता है इसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आप याद रखना कि RHC यानी रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू प्लैंक कांस्टेंट इंटू स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। आप इनको डिवाइड करोगे तो वैल्यू 3/4 आती है। तो अब यार मेरे को दो नंबर ऐसे बताओ जिनका स्क्वायर करके अपन सब्ट्रैक्ट करके उल्टा करें तो क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सोचना रहेगा, बट अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी भी स्ट्रॉन्ग है, आपने प्रैक्टिस कर रखी तो आपको सीधा दिखेगा कि 1/1² माइनस 1/2² की वैल्यू होती है क्या, 3/4। तो सीधा पता चल रहा है कि इसमें ट्रांजिशन 1 से 2 या 2 से 1 हुई, सॉरी 1 से 2 या 2 से 1 हुई। अब आप निकाल के देख लो कि 1 से 2 या 2 से 1 है, डिपेंडिंग ऑन एमिशन है एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन रहता है। आपको बोल देंगे कि एक सडन ट्रांजिशन हुआ, उसके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी फ्रीक्वेंसी है, व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये रेडबर्ग की इक्वेशन लिखनी है, डिवाइड करके रेशियो निकालना है और 1/n1² माइनस 1/n2² की वैल्यू कहीं से लेके आनी है। तो वो यूजुअली एक ऐसा फ्रैक्शन रहेगा जो रिकॉग्नाइजेबल है, जैसे 8/9 हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो 5/9 हो। तो 8/9 क्या है, 1/1² माइनस 1/3²। 5/9 क्या है, 1/2², सॉरी 5/36। 1/2² माइनस 1/3², इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आपको याद ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आ जाता है ये। ठीक है, तो 5/36 जैसे मुझे एकदम दिख जाता है यार कि यार ये तो ये लिखा हुआ है, ये तो ये लिखा हुआ, तो थोड़ी मैथ्स भी चलती है। और ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ जाते हैं कई बार कि कौन सी ट्रांजिशन है, मैथ्स तो कॉलम बना के 4 ट्रांजिशन दे दी, बोलेंगे कौन सी बताओ। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन करके पहले ये निकाला और फिर आप दिमाग लगा के देखो, जैसे यहाँ पे 3/4 पता चल रहा है कि यार इस तरह से लिख सकते हैं, ये अपन ऐसे लिख सकते हैं। बेसिकली स्क्वायर ऑफ वन इंटीजर का रेसिप्रोकल माइनस स्क्वायर ऑफ अनदर इंटीजर का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस चलेगी, वो सब आप देख सकते हो, बट मैंने फंडा बता दिया है। ओके सर, आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर, है ना। बोहर की थ्योरी देखी, एमिशन के बारे में देखा, पहले अपने कुछ घटिया मॉडल्स भी देखे थे पुराने ज़माने के जो फॉल्स प्रूव किए थे। अब बोहर थ्योरी के अंदर भी कई सारे लिमिटेशंस है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स फॉलो नहीं करता है। अपन ने ऐसे आर्बिट्ररी NH/2π लिख डाला, कैसे भाई, तो ये सॉल्व होता है आपके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, जो अपन फिजिक्स में क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत देखा था, आप वहां पे रेफरेंस ले सकते हैं। तो इसी के साथ अपना मॉडर्न फिजिक्स का ये वाला सेक्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड इट। ठीक है, इसके रेफरेंस है HC वर्मा, HC वर्मा में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए, आप कर सकते हो। एंड थ्योरी का रेफरेंस इसका रहेगा NCERT, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं यार, आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप HC वर्मा यूज कर सकते हो। थैंक यू, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेईई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेईई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो YouTube पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट।
ओके इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़ लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।